हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर 1 की जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज थी ना, एंड ऑफ एक्सरसाइज। उसका हम सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं। हमने 10 तक तो इससे पहले वाले पार्ट में कर लिया था। अब हम करने जा रहे हैं 11 क्वेश्चन से स्टार्ट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। पार्ट 1 को जरूर देख लेना, तभी आपको ये समझ में आएगा। और आपने पार्ट 1 में अभी तक देखा होगा, मिड पॉइंट के बारे में सीखा, डिस्टेंस फार्मूला के बारे में सीखा, यही सब यहाँ पे अप्लाई करेंगे हैं। आप पूरा मेरे साथ पूरी वीडियो देखिए, वीक से वीक स्टूडेंट को समझ में आएगा, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा मैं, ठीक है। लेट पी क्यू बी पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। कोई पी और क्यू पॉइंट्स हैं ट्राइसेक्शन। अभी मैं आपको बताऊंगा ट्राइसेक्शन क्या होता है, ठीक है। अभी आप बस ये समझिए, कोई पी और क्यू पॉइंट्स हैं जो कि ट्राइसेक्शन है, ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी के ट्राइसेक्शन है, ठीक है। इतनी हमें लाइन समझ में आ गई। उसके बाद विद पी क्लोजर टू ए, जिसमें कि पी जो पॉइंट था हमारा एक ट्राइसेक्शन, ये हमारा ए के पास है, एंड क्यू क्लोजर टू बी, और जो क्यू हमारा ट्राइसेक्शन था ये हमारा बी के पास है, बी से क्लोजर है ना, लिख रखा है। उसके बाद यूजिंग योर नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट। जो हमारे पास नॉलेज है, अभी हमने इससे पहले नॉलेज किसके लिए, मिड पॉइंट थ्योरम के लिए है, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं इसके लिए, डिस्टेंस फार्मूला के लिए। तो जो हमारे पास नॉलेज है, उस नॉलेज के थ्रू हमको इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट। जो इसमें मिड पॉइंट आ रहा होगा ना कहीं डायग्राम में, अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा डायग्राम, अभी आप चिंता मत करो, पूरा समझ में आएगा आपको, ठीक है। उसके हमको मिड पॉइंट्स निकालने हैं। और हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू, और आप कैसे कोऑर्डिनेट्स निकालोगे पी और क्यू के, वो भी हमको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं पी और क्यू के, ठीक है। उसके बाद डू दिस फॉर द केस व्हेन द पॉइंट आर, हमें ये जब निकालने हैं कोऑर्डिनेट जब हमें पॉइंट्स दे रखे हैं। ए का पॉइंट दे रखा है हमें 4,7 एंड बी के पॉइंट्स हमको दे रखे हैं 16,-2। आइए तो मैं इसका फिगर बनाता हूँ आपको साथ के साथ, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा था वैसे वैसे हम फिगर बनाते रहेंगे। सबसे पहले क्या कह रहा था, लेट पी एंड क्यू बी पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी। कोई ए बी एक लाइन होगी, कोई ए बी एक लाइन होगी, उस लाइन को ट्राइसेक्शन कर रहे हैं पी एंड क्यू, यानी कि बीच में कहीं पी एंड क्यू आ रहे होंगे, ट्राइसेक्शन में उसको कन्वर्ट कर रहे होंगे, यानी कि ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर रहे होंगे, है ना। चलिए इतनी लाइन पहले हम बना लेते हैं। पहले एक ए बी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जैसा हमको क्वेश्चन में कह रहा है ना, ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी का ट्राइसेक्शन कर रहे हैं पी और क्यू, तो हम ए बी बना लेते हैं सबसे पहले। ये हमने यहाँ पे अपना ए बना लिया, और ए बी हमने यहाँ तक लाइन बना ली, ये हमारा बी हो गया, ठीक है। तो ए बी वाली लाइन हमारी बन गई। अब हमको ट्राइसेक्शन बनाने पी और क्यू। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ना, जैसे मिड पॉइंट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ऐसी ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर मिड पॉइंट होता, मान लो इसका मिड पॉइंट कुछ भी होता, पी होता, तो पी हम यहाँ लिखते, फिर ये 2 इक्वल पार्ट और 2 ये इक्वल पार्ट हो जाते हैं ना। इसी तरीके से हमें ट्राइसेक्शन दे रखा है, तो कहीं ना कहीं हमें 3 इक्वल पार्ट करने हैं। 3 इक्वल पार्ट कुछ ना कुछ ऐसा होगा ना, एक इक्वल पार्ट इतना होगा, दूसरा इक्वल पार्ट इतना होगा, तीसरा इक्वल पार्ट इतना होगा, ठीक है। अब हमको ये डिसाइड करना है। अब हमको ये तो पता चल गया यहाँ पे 2 पॉइंट्स आएंगे पी और क्यू, है ना, जब ही हम इसको ट्राइसेक्शन में कन्वर्ट कर पाएंगे। अब हमको ये देखना है कि पी यहाँ पहले आएगा कि यहाँ क्यू पहले आएगा, फिर यहाँ पे पी आएगा कि क्यू आएगा, ये हमको कैसे पता चलेगा। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या पता क्वेश्चन भी समझ में आ जाए, है ना। यहाँ तक तो हमने बना ही लिया, अब इसके आगे पढ़ते हैं। विद पी क्लोजर टू ए, पी जो है क्लोजर टू ए है, यानी कि ए हमारा ये है, तो कहीं ना कहीं पी इसके पास में आएगा। मैंने आपको बोलता ना 2 पॉइंट इधर आएंगे, तो पी बोल दिया है कि ए के पास में आएगा, तो यहाँ कहीं पी आएगा, ठीक है। तो पी को हम यहाँ पे बना लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था ना हमसे, देखो विद पी क्लोजर टू ए, पी जो है ए के क्लोजर है, तो यानी कि ए के क्लोजर है, तो पी कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा। और उसके बाद क्या कह रहा है, एंड क्यू क्लोजर टू बी, क्यू जो हमारा है वो हमारे पी के क्लोजर है, यानी कि क्यू हमारा यहाँ आएगा। ये ट्राइसेक्शन में कन्वर्टेड हो गया 3 इक्वल पार्ट्स में। एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है। एक पार्ट ए और पी का है, दूसरा पार्ट पी और क्यू का है, तीसरा पार्ट क्यू और बी का है। यही क्वेश्चन में कह रहा था, पी और क्यू जो पॉइंट्स हैं ये ट्राइसेक्शन में काट रहे हैं ए और बी को। ए बी हमारी ये वाली लाइन होगी, पी क्यू हमारे ये होगा जो कि हमारे ट्राइसेक्शन में काट रहे हैं, 1 2 3।
हमारा फिगर बन के तैयार हो गया है। ठीक है, उसके आगे देखते हैं और हमसे क्या कह रहे हैं, यूजिंग योर नॉलेज टू हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट। हमें मिड पॉइंट्स निकालने, किसके मिड पॉइंट्स निकालने। अब आप इसमें सोचो किस किस के मिड पॉइंट्स बन सकते हैं। सबसे पहले आप ये सोचो कि अभी हमारी लाइन बस यहाँ तक है, ये सोचो आप। तो ए और क्यू का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ए और क्यू का मिड पॉइंट है ना, तो हमें यानी कि पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे, है ना। और किसके मिड पॉइंट्स बन सकते हैं, हम इसको छुपा लेते हैं इस बार। इसको छुपाने के बाद हमारी एक लाइन सेगमेंट ये बन गई। इस वाले लाइन सेगमेंट के हमारे मिड पॉइंट क्या हो सकता है, क्यू हो सकता है। क्यू का जो भी कोऑर्डिनेट्स होगा उसके मिड पॉइंट्स निकालने हैं ना। तो चलिए हम लेट कर लेते हैं और क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। पहले, हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी और क्यू। पी और क्यू के भी कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए कह रहा है और मिड पॉइंट भी यही निकल के आ रहा है। अभी हमने देखा ना, जब हमने इसको छुपा लिया तो हमारे इसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। जब हमने इसको छुपा लिया तो हमारा ये मिड पॉइंट आ रहा है ना। और पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने के लिए कह रहा है। आगे देखते हैं कैसे निकलेगा, है ना। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू, डू दिस फॉर केस व्हेन द पॉइंट्स आर A4, 7। जब हमको निकालने, जब हमको ए दे रखा है 4, 7 एंड बी दे रखा है 16, -2। तो हमें दो चीज़ें तो गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो हम ए के कोऑर्डिनेट्स को लिख लेंगे। ए के कोऑर्डिनेट्स हमें कितने दे रखे हैं, 4, 7 और बी के कोऑर्डिनेट्स कितने दे रखे हैं, 16, -2। तो ये कोऑर्डिनेट्स को हमको दे रखे हैं। इन दो कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए भी कह रहा है हमको, तो हम इनको लेट कर लेते हैं। इसको हम लेट कर लेते हैं x1, y1। ठीक है, इसको हम लेट कर लेते हैं x2 और y2। ठीक है, अब हम इसके आगे करते हैं। अब कुल मिला के हमको क्या निकालना है, हमको यही निकालना है। तो x1, y1 और x2, y2 निकालना है। अब हमें खुद सोचना है कैसे निकालना है। क्वेश्चन भी आपको कह रहा था कि आपको अपनी नॉलेज से निकालना है, प्रीवियस जो नॉलेज है उसके बेसिस पे। तो मिड पॉइंट ही हमारे पास बचता है। अब हमको ये देखना है कि हम इसमें मिड पॉइंट लगाएंगे कैसे। चलिए मैं बुक को साइड में रखता हूँ और आपको करके बताता हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था, अगर हम इतने पार्ट को केवल और केवल देखेंगे तो हमारी ये लाइन सेगमेंट बन गई और इस लाइन सेगमेंट में हमारा ये मिड पॉइंट हो गया। तो केवल अभी आप इतने पार्ट को देखो, ए और क्यू लाइन को देखो और इसका मिड पॉइंट पी है। ये देखो अभी आप, जैसे हमने पहले निकाला था। इसको आप मत देखो अभी, बाकी की चीज को। उस पर मैं कुछ रख भी देता हूँ ताकि आप उसको देखो ना। मैंने यहाँ पे पेपर रख दिया। अभी आप बस ये समझो कि यहाँ से यहाँ तक लाइन है। इसके बाद हमको क्या करना है, इसके हमें मिड पॉइंट निकाल देने। इसके हमें मिड पॉइंट निकाल देने। तो ये आ जाएगा हमारे पास, है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूले से आ जाएगा ना ये। तो हमें किसके मिड पॉइंट निकालने, पी मिड पॉइंट निकालने हैं ना, ए और क्यू के लाइन सेगमेंट के। तो हम सबसे पहले लिखेंगे P इज मिड पॉइंट ऑफ ए एंड क्यू। P जो है वो किसका मिड पॉइंट है, ए और क्यू का। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैंने आपको बता चुका है ना पहले भी, फिर से लिख देता हूँ मैं। x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। ये x1 और x2 आप कुछ भी ले सकते हो, दोनों में से। x1 ये भी ले सकते हो, x1 ये भी ले सकते हो, और y1 ये भी ले सकते हो, और y1 ये भी ले सकते हो। कोई सा भी ले सकते हो। वैसे आप इतना कंफ्यूजन ना हो, आप स्टार्टिंग वाले को x1, y1 ले लो और दूसरे वाले को x2, y2 ले लो। ये तो आपका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट तो आपका इधर लिख कर आएगा ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, P इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए और क्यू। यहाँ पे हमारे मिड पॉइंट लिख कर आते हैं, तो मिड पॉइंट हमारा क्या है, P है। P के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, x1, x2। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x1, x2, x1, y1। सॉरी मैं गलत कह रहा था। x1, y1 इजिकल टू ब्रैकेट में। अब हमारा x1 क्या है, ये है। चलो मैं आपको आसान, गलती ना हो तो ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लेना चाहिए हमको। ये हमारा क्या है, x2, y2। अब हम देख के पुट कर लेंगे। हमारा x1 क्या है, 4 प्लस x2 क्या है, हमारा x2 डिवाइडेड बाई 2। y1 क्या है हमारा 7 प्लस y2 क्या है हमारा y2 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा मिड पॉइंट निकल आया। और इसके अगले स्टेप में अब हम क्या कर देंगे, इसको किससे कंपेयर करते हैं, इससे कंपेयर करते हैं। इतना तो आपको पता होगा ना। और y1 वाले को किससे कंपेयर करते हैं, इससे कंपेयर करते हैं। तो इसी तरीके से इसको लिख देंगे। x1 सबसे पहले, x1 यहाँ है, x1 यहाँ किससे कंपेयर कर रहे हैं, इससे कंपेयर कर रहे हैं ना। तो इसको भी यहाँ लिख लेंगे 4 प्लस x2 अपॉन 2। साथ ही में ऐसे सेपरेट करके लाइन। अब सेम इसी को भी इसी तरीके से लिख देंगे। x1 पहले, y1 पहले, तो y1 इजिकल टू में ये वाला पूरा लिख देंगे यहाँ पे। इससे कंपेयर कर रहे हैं ना, इसलिए 7 प्लस y2 अपॉन 2। अब इन दोनों को हम आगे आगे सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे,
आगे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, बाकी इतना भी आप छोड़ सकते हैं। चलो मैं अभी इतना ही छोड़ देता हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि इतने की हमें नीड है। इसको हम इक्वेशन नंबर ना 1 बना लेते हैं, क्योंकि हमें ना काफ़ी इक्वेशंस बन जाएंगी। तो इसलिए इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया और इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अभी आप क्वेश्चन में देखते जाओ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्यों निकाल रहा हूँ। जब मैं ऐसे निकाल रहा हूँ ना, फिर कुछ इक्वेशन से मैं सोचूंगा कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरे ये दोनों कोऑर्डिनेट्स निकल आए। अभी आपके पास जो चीज़ें गिवन थी उसके बेसिस पे आपने इतना निकाल लिया, मिड पॉइंट आपने यूज़ करके इतना निकाल लिया, लेकिन अभी भी मेरे को कोऑर्डिनेट्स x1 के नहीं मिले, y1 के नहीं मिले, है ना। अब मुझे x1 और y1 के कोऑर्डिनेट्स कब मिलेंगे, अगर मुझे यहाँ पे ना x2 की वैल्यू पता चल जाए ना, तो मैं इसमें x2 की वैल्यू पुट करके x1 के कोऑर्डिनेट्स निकाल लूंगा। ऐसे ही अगर इसमें मुझे y2 की वैल्यू पता चल जाए ना, तो मैं इसमें y2 के कोऑर्डिनेट्स फिल करके x1 की वैल्यू निकाल लूंगा। अब मैं देखता हूँ उसके आगे क्या कर सकता हूँ। अभी तो मैंने इतना मिड पॉइंट लिया था ना, अब अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा, इस वाली लाइन सेगमेंट को सोचूंगा, इस वाली लाइन सेगमेंट को, P और B को। P और B का मिड पॉइंट क्या होता है, P और B का मिड पॉइंट क्या होगा, Q होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं x2, y2। तो अगले स्टेप में ना हमने वो वाला मिड पॉइंट लेके इतनी चीजें निकाल लिया, अब ये वाला मिड पॉइंट लेके भी निकाल लेते हैं, क्या पता कुछ हमें ऐसा मिल जाए जो हम वैल्यूज रख दें, क्योंकि गिवन कंडीशन के हिसाब से हम यही कर सकते हैं। Q इज मिड पॉइंट ऑफ P एंड B। मिड पॉइंट का फॉर्मूला वापस से लिख देता हूँ, x1 प्लस x2 अपॉन 2 प्लस y1 प्लस y2 अपॉन 2। और इसमें मिड पॉइंट क्या दे रखे हैं, P और B के। P और B के मिड पॉइंट है x2, y2, तो यहाँ पे आ जाएगा x2, y2। फॉर्मूले में x1 y1 क्या है वो कंफ्यूजन ना हो तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये तो हमारा पहले था फॉर्मूले में ना, इसको मैंने हटा दिया। लेने में हम इसको भी लिख सकते हैं, पर मैंने क्या बोला, पहले वाले को आप x1 ले लो, y1 ले लो, दूसरे वाले को आप x2 ले लो, y2 ले लो। एक फॉर्मूले में एक फॉर्मूले में, अरे मैंने ना गलत लिख दिया, यहाँ पे हम x1 y1 नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो हमारे मिड पॉइंट्स है ना। x1 तो हम इसको लेंगे और y1 हम इसको लेंगे और इसको लेंगे ना, ये तो हमारा मिड पॉइंट है, ये तो हमारा यहाँ ऑलरेडी आ ही गया है। अब हम इन दो कोऑर्डिनेट्स को लेते हैं ना, x1 y1, x2 y2। आप चाहो तो इसको भी x1 y1 ले सकते हो और इसको x2 y2 ले सकते हो, पर पहले ये आ रहा है तो मैंने पहले इसको ले लिया, आप भी ऐसे ही करना। फिर ये आ रहा है तब इसको लेना, ठीक है। तो x1 हमारा क्या है, x1 है, प्लस x2 क्या है हमारा 16 डिवाइडेड बाई 2, प्लस y1 क्या है हमारा y1, प्लस y2 क्या है हमारा माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 2। इसको अब हम आगे सॉल्व कर लेंगे। x2, इसको देखो मैं आपको यहीं पे कंपेयर कर देता हूँ, है ना, यहीं पर ही कंपेयर करके बता देता हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है हमारे पास, इसलिए इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, इस वाली चीज़ को हम इस वाली चीज़ से कंपेयर कर देंगे, ठीक है। x2 यहाँ पे लिख दिया, इजिकल टू x1 प्लस 16 अपॉन 2। सिमिलरली y2 वाले को हम किससे कंपेयर करेंगे, y2 वाले को हम इससे कंपेयर कर देंगे, ठीक है। y2 हमने लिखा, उसके बाद क्या है y1, और ये प्लस माइनस क्या हो जाता है -2 डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसको भी इक्वेशंस का नाम दे देंगे, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 3, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब आप इसमें एक चीज़ नोटिस करो, हमारे पास x2 की वैल्यू आ गई। मैंने आपको बोला था ना, अगर हमारे पास x2 की वैल्यू आ जाएगी तो हम x1 में पुट कर देंगे, यहाँ पे x1 वाली इक्वेशन में x2 इक्वेशन को पुट कर देंगे और x1 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम x2 की वैल्यू अब x1 में पुट कर देते हैं ना, पुट वैल्यू ऑफ x2 इन इक्वेशन 1। x1 क्या लिखा हुआ हमारा, x1 इजिकल टू 4 प्लस y2 की वैल्यू हम ये वाली पुट कर देंगे इसमें, x1 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2, इसके नीचे डिवाइडेड है और पूरे का भी डिवाइडेड है, तो उसको हम ऐसे कर देते हैं ब्रैकेट, ताकि कंफ्यूजन हो। फिर से अगले स्टेप में x1 इजिकल टू, ये आप एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लेना आपको आता होगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे 2 बनाने के लिए 2 से इंटू करेंगे, क्योंकि नीचे 2 है ना, तो यहाँ पे 2 बनाने के लिए 2 से इंटू करेंगे, क्योंकि 1 है तो ऊपर भी 2 से इंटू होगा, 2 से इंटू होगा 4 तो 8 आ जाएगा, प्लस और ये
यहाँ पे भी हम 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 बनाने के लिए 1 से इंटू करेंगे, तो 1 से तो सिमिलर ही रहेगा, सेम कुछ भी इंटू कर दो, x1 प्लस 16 और पूरा डिवाइड में अभी 2 चल ही रहा है। चलिए यहीं कर देता हूँ मैं, x की वैल्यू यहीं निकाल देता हूँ। x1 इजिकल टू 8 और 16 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 24 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 और ये पूरे का डिवाइडेड। फिर आपको ए वाली चीज़ तो पता होगी ना कैसे होती है, चलिए मैं आपको रफ में भी करके बता देता हूँ। जब भी आपका a बाई बी हो अपॉन c बाई डी हो तो हमेशा क्या होता है अगले स्टेप में a और b तो ऐसे ही आ जाते हैं नीचे, जो नीचे वाली चीज़ें होती हैं ना आपस में बदल जाती हैं, c नीचे आ जाएगा d ऊपर आ जाएगा। ये डिवाइडेड के बाद जब हम इसको इंटू करके लिखते हैं ना सामने, इंटू जब ये ऊपर आएगा ना तो ये d वाली चीज़ ऊपर आ जाएगी d और नीचे c नीचे आ जाएगा। इन दोनों का इंटू कर देंगे हम, a और d हो जाएगा, नीचे b और c का कर देंगे तो b और c हो जाएगा। इसी तरीके से मैं यहाँ करूँगा, यहाँ भी आप यहाँ ये समझो आप a है आपका, ये a है, ये आपका b है और ये आपका c है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 ले लोगे आप तो d हो जाएगा। इसी तरीके से अगले स्टेप में मैं करूँगा 24 प्लस x1 अपॉन 2, ऐसे लिख दिया मैंने a और b को, उसके बाद इंटू का साइन लगा के जो ये c और d है ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, यानी कि d सबसे ऊपर जाएगा तो ऊपर 1 आ जाएगा और 2 नीचे आएगा तो नीचे 2 आ जाएगा। अगले स्टेप में x1 इजिकल टू ये इंटू करेंगे 1 से तो सेम ही आएगा 24 प्लस x1 और नीचे इंटू करेंगे 2 इंटू 2 4, ये है। इसके आगे भी सॉल्व होगा, आगे कर लेते हैं सॉल्व। इतना हो गया 4 आगे, इसके आगे लिख लेते हैं कहाँ तक हमने लिख लिया था, x1 हमारा 24 प्लस x1 अपॉन 4 आ गया था। इसको मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ले लो और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये इससे, तो 4 को जब इंटू होगा x1 से तो 4x1 आएगा इजिकल टू 1 इंटू होगा किसी से भी तो सेम ही आता है 24 प्लस x1 और हमें यहाँ पे x1 की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये x1 इधर आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव में x1 है तो यहाँ नेगेटिव में आ जाएगा, ये सेम ऐसा का ऐसे ही लिखेंगे 4x1, ये वाला x1 यहाँ आ जाएगा नेगेटिव में, माइनस x1 इजिकल टू 24, 4x1 में से 1x1 जाएगा तो कितना आएगा 3x1 इजिकल टू 24 और x1 x यहाँ पे 3 इंटू में है x1 से तो नीचे साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा 3 और ये 3 के टेबल में 24 कितनी बार में आता है 8 बार में, तो यहाँ से हमें x1 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 8। इसी तरीके से अब हमारी x1 की वैल्यू आ गई, अब क्या करेंगे हम x1 की वैल्यू अपनी x2 वाली जो इक्वेशन थी ना यहाँ पे पुट कर देंगे, x1 की वैल्यू ये रही, इसमें इस वाली इक्वेशन में x1 की वैल्यू पुट कर देंगे 8 तो हमारी x2 की वैल्यू आ जाएगी। चलिए पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन 3, तो हमारी इक्वेशन क्या दे रखी है x2 इजिकल टू x1 हमारी वैल्यू कितनी निकल के आई 8 को हम यहाँ लिख देंगे प्लस 16 और डिवाइडेड बाई 2, तो आप आसानी से कर लोगे x2 इजिकल टू 8 और 16 24 डिवाइडेड बाई 2 के टेबल में 24 कितनी बार में आता है 12 बार में आता है, तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। तो आपके पास x1 की भी वैल्यू निकल आई और x2 की भी वैल्यू निकल आई है ना। चलो साथ के साथ मैं लिख भी लूँ क्या यहाँ पे आपने x1 किसको लिया था इस वाले को लिया था है ना, ये p कोऑर्डिनेट्स के इसको लिया था, अब आप ये भूल जाओ, इसको लिया था ना x1, तो x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 8 आ गई है x1 की वैल्यू, तो ये हमारी हो गई 8, ऊपर में छोटा सा 8 लिख दिया है और हमारी x2 की वैल्यू कितनी आएगी 12, x2 हमने ये लिया था ये। अब जैसे हमने x1 की वैल्यू निकाली है अभी x1 और x2 की, इसी तरीके से सिमिलरली हम y1 और y2 की भी निकाल लेंगे, वैसे तो आपको खुद निकालना चाहिए लेकिन मैं फिर भी करके बता देता हूँ इसके आगे, ठीक है। इसी तरीके से हम y के लिए सिमिलर y के लिए करेंगे सब कुछ। तो सबसे पहले तो हम y के लिए क्या करेंगे, हमारे पास x1 की वैल्यू y1 की वैल्यू और y2 की आ गई थी ना, तो y2 की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे यहाँ पे y2, तो हमारा उससे क्या होगा y1 आ जाएगा और y1 आ जाएगा तो y1 को हम इस जगह रख देंगे तो y2 आ जाएगा। अब मैं थोड़ा जल्दी करूँगा, ठीक है। पुट
वैल्यू ऑफ y2 इन इक्वेशन 2। y1 इज इक्वल टू 7 प्लस y2 कितना दे रखा है हमको, y1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में पूरे के नीचे डिवाइडेड 2। y1 इज इक्वल टू, ये भी हमारे एलसीएम ले लेंगे इसका नीचे, तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो 2 का 2 आएगा, यहाँ पे 2 बनाने के लिए 2 से इंटू करेंगे, तो ऊपर भी 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये हमारा 14 हो जाएगा ऊपर, प्लस यहाँ पे 2 बनाने के लिए इंटू 1 करेंगे तो सिमिलर आ जाएगा। ये सेम आपका फिर पहले वाले की तरह हो गया ना, ये नीचे 1, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। अब अगले स्टेप में कर दो, 14 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2, और ये अब 1 ऊपर चला जाएगा हमारा, इंटू में जब होगा 1 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ जाएगा, 2 नीचे आ गया। y1 इज इक्वल टू, ये इंटू करेंगे तो सेम ही आएगा, नीचे हम इंटू करेंगे तो 4 आएगी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को इंटू करेंगे y1 से 4 y1 आएगा, 1 को इंटू करेंगे इससे सेम आएगा, 4y1 लिखा हुआ है ये, और y1 हमारा साइड चेंज करके इधर आएगा, आपको दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा, अब दिखाई देगा y1 यहाँ पे पॉजिटिव में, तो साइड चेंज करेंगे तो नेगेटिव में y1 आएगा इज इक्वल टू 12। 4y1 में से अगले स्टेप में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 4y1 में से एक y1 जाएगा तो 3y1 आएगा इज इक्वल टू 12। फिर अगले स्टेप में ये हमारा इनटू में, तो y1 की वैल्यू क्या आएगी हमारी 12 डिवाइडेड बाई 3, 3 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है 4 बार में, तो y1 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4। अब इसको मैं लिख देता हूँ, जो लिखने का तरीका होता है ना उस तरीके से, जैसे y1 की वैल्यू अभी 4 आ गई है ना, अब सबसे पहले तो y1 की वैल्यू हमें पता चल गई है, अब y1 की वैल्यू मैं कहाँ पुट कर दूंगा, y1 की वैल्यू 4 आ गई, y1 की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो मेरी y2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ y1 इन इक्वेशन 4 है वो इक्वेशन, y2 हमको क्या दे रखा है, y2 इज इक्वल टू, थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ, y2 इज इक्वल टू y1 की हमारी वैल्यू कितनी आ रखी है, y1 की वैल्यू हमारी 4 आ गई थी, देखो 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले 4 लिखते हैं, 4 माइनस में 2 दे रखा है डिवाइडेड बाई 2 दे रखा है, माइनस में 2 दे रखा है डिवाइडेड बाई 2 दे रखा है, बस इसको सॉल्व कर दो, बहुत आसान है। y2 इज इक्वल टू 4 में से 2 गए 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 के टेबल में 2 1 बार में आता है, तो y2 की वैल्यू हमारी 1 आ गई है ना। अब इसको लिखने का तरीका होता है वो मैं लिख देता हूँ, हमें कोऑर्डिनेट्स y1 और y2 के भी मिल गए, y1 का हमें ये मिल गया था कोऑर्डिनेट्स 4, और y2 का भी कोऑर्डिनेट्स हमको मिल गया है 1। इसी तरीके से जैसे मैंने x1 और x2 के कोऑर्डिनेट्स लिखे थे, इसी तरह y1 का कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारा 4, और y2 का कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारा 1। अब मैं इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को ना लिख देता हूँ, ये तरीका होता है लिखने का। देखो यही लेट करे थे ना आपने, p के कोऑर्डिनेट्स आपने लेट करे थे x1 y1, और q के कोऑर्डिनेट्स लेट करे थे x2 y2, तो यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट्स ऑफ p लिख दिया x1 y1, और x1 हमारा क्या निकल के आया है, x1 हमारा 8 निकल के आया है, और x2 हमारा 12 निकल के आया है, 8 12, और इस तरीके से हमारा y2 और y2 और हमारा x2 क्या निकल के आया है, x2 हमारा 12 निकल के आया है, y2 हमारा 1 निकल के आया है 12, और हो गया आपका कंप्लीट। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, गिवन दी पॉइंट्स ए बी एंड सी, कोई हमें पॉइंट्स दे रखे हैं a 1, -8 b -4, 7 एंड c -7, -4, ये हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। शो दैट दे लाइज ऑन अ सर्कल के हुज सेंटर इज ओरिजिन 0 0। हमें ये तीनों पॉइंट्स को ये शो करना है कि ये एक सर्कल पर ही लाई करते हैं, जिसके सर्कल जो कि उसका ओरिजिन हमको दे रखा है o 0, 0। कोई एक सर्कल होगा, उस सर्कल पे तीनों पॉइंट लाई करते हैं, ये हमको शो करना है। अभी मैं बताऊंगा कैसे हम शो करेंगे। आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल के, कोई रेडियस एक के सर्कल, कोई एक सर्कल की रेडियस के होगी ना,
तो उसका रेडियस कितना होगा वो भी हमको बताना है। चलिए मैं इसका फिगर बना देता हूँ आपके सामने, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे फिगर भी बना देता हूँ। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा था मैंने वैसे वैसे फिगर बना लिया है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन दी पॉइंट्स ए बी सी, ये तीन हमको पॉइंट्स दे रखे हैं और शो करना है कि ये सर्कल एक ही सर्कल पे लाई करते हैं। तो मैंने ये सर्कल ले लिया और इस पर ये तीनों पॉइंट्स ले लिया, अपने हिसाब से कहीं पर भी पॉइंट्स ले सकते हैं। ए मैंने यहाँ ले लिया, बी मैंने यहाँ ले लिया, सी मैंने यहाँ ले लिया और इसके कोऑर्डिनेट्स भी मैंने दे दिए जो क्वेश्चन में दे रखे थे, ए बी सी, ए बी सी। अब इसको हमको शो करना है, तो शो करने के लिए हम क्या कर सकते हैं आप खुद ही सोचिए। सर्कल की जो रेडियस होती है, रेडियस हमेशा इक्वल होती है ना, यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस भी तो है ही है। तो ये हमें ओ दे रखा है ना, ओरिजिन, ओरिजिन देखो ओ दे रखा है यहाँ पर। तो ओ ए एक रेडियस भी है और ओ ए का हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो ओ ए का हमारा अगर डिस्टेंस जो भी आएगा, मान लो हम सपोज कर लेते हैं हमारा ओ ए का डिस्टेंस 5 आ जाता है अगर मान लो, है ना, तो ओ बी का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर ओ बी का डिस्टेंस भी हमारा 5 आ जाता है और हम अगर ओ सी का डिस्टेंस निकालते हैं, ओ सी का भी डिस्टेंस हमारा 5 आ जाता है, तो हम ये मान लेंगे ना कि ये सर्कल के एक सी पॉइंट पर ही लाई कर रहे हैं तीनों पॉइंट, क्योंकि तीनों की रेडियस सेम आ रही है तो सेम पॉइंट पर ही तो लाई करेंगे। और हम इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल देंगे। मैंने आपको बताया ना डिस्टेंस फॉर्मूला, जब भी दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला से उन दोनों का डिस्टेंस आ जाता है। इन दोनों का डिस्टेंस कितना आएगा, उसी तरीके से हम ओ ए का डिस्टेंस, ओ बी का डिस्टेंस, ओ सी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो हमारा पता चल जाएगा ये वाला क्वेश्चन की इस सर्कल पर ही लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और अगर सेम नहीं आते हैं तो इसका मतलब वो सेम सर्कल पर तीनों पॉइंट्स लाई नहीं कर रहे हैं। चलिए पहले हम इतना क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद आगे का करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें फॉर्मूला जो यूज होगा आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होगा, तो उस फॉर्मूले को मैं लिख लेता हूँ, डी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम डिस्टेंस निकाल लें ओ और ए का, ओ और ए का डिस्टेंस निकाल लेना। तो यहाँ पे ओ और ए की दोनों के कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेते हैं ताकि गलती ना हो। ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,0 और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1,-8। और हमारे ये गलत ना हो तो हम इसमें ऊपर ये भी डाल देते हैं कि हम इसको x1 ले लेंगे, इसको y1 लेंगे और इसको x2 लेंगे और इसको y2 लेंगे ताकि गलती ना हो। अभी हम ओवर ए का डिस्टेंस निकाल लें, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। डिस्टेंस हम निकाल लें किसका, ओ और ए का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ओवर ए इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 हमारा क्या है 1 माइनस x1 हमारा क्या है 0 पूरे का क्या है होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा -8 माइनस y1 क्या है हमारा 0, इसका भी होल स्क्वायर। अब इसी को हम आगे सॉल्व कर देंगे, ये तो हमारा 1 आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे -8 आ जाएगा -8 का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में 1 का होल स्क्वायर 1 होता है प्लस और 8 का होल स्क्वायर -8 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। 8 का होल स्क्वायर 64 होता है और माइनस माइनस 2 बार इंटू होगा तो प्लस हो जाएगा। देखिए होल स्क्वायर मतलब 2 बार इंटू, तो 8 64 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अभी प्लस को हम लिखते नहीं तो मैंने डायरेक्ट 64 लिख दिया, ये हमारा आ गया 65। जब कुछ भी नहीं है यूनिट्स तो हम इसके आगे यूनिट्स लिख लेंगे। तो हमारा ओ ए का डिस्टेंस कितना आ गया, ओ ए का डिस्टेंस आ गया अंडर रूट 65 यूनिट्स, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया अंडर रूट 65। अब हम देख लेंगे अगर ये दोनों भी हमारे अंडर रूट 65 आ जाते हैं तो ये एक ही में लाइन लाई करेंगे और नहीं आएगा तो नहीं लाई करेंगे। चलिए इसी तरीके से हम ओ और बी का भी डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। इसमें भी हम सबसे पहले ओ और बी का निकाल रहे हैं ना, तो ओ के कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे और बी के कोऑर्डिनेट्स को लिख लेंगे, ओ एंड बी, और इसको हम दे देंगे ताकि गलती ना हो हमारी। अंडर रूट में x2 हमारा कितना है -4 -0 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 7 माइनस y1 कितना है 0 इसका होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, -4 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 7 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अगले स्टेप में -4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, 7 का करेंगे तो 49 आएगा। इनको भी ऐड करेंगे तो हमारा अंडर रूट में 65 आ जाएगा, अंडर रूट 65 यूनिट्स हो जाएगा। तो हमारा ओ और बी का भी डिस्टेंस कितना आ गया है अंडर रूट में 65। अब हम किसका डिस्टेंस निकालेंगे, ओ और सी का निकाल देंगे। लास्ट तो हमारा कंफर्म हो जाएगा कि सेम लाइन पर लाई करता है।
ओ और सी के भी हम इसी तरीके से कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। सबसे पहले हमने ओ के लिख दिए 0,0 एंड सी के कितने -7,4। किसका डिस्टेंस हम निकाल लें ओवर सी का, √x2, इसमें भी हम नंबरिंग दे देते हैं ताकि गलती ना हो। x2 हमारा कितना -7, ये रहा फॉर्मूला आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, इसी में मैं पुट कर रहा हूँ, -0 होल स्क्वायर प्लस y2 4 -0, सॉल्व कर लेंगे। -7 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर 49 -7 का होल स्क्वायर प्लस 60, ये भी हमारा कितना आ जाएगा √ में 65 यूनिट्स। ओ सी का भी हमारा डिस्टेंस कितना आ गया √65। तो हमारा एक क्वेश्चन तो कंफर्म हो गया कि ये तीनों की रेडियस सेम आ रही है, तो हमारा ये एक ही पे लाई कर रहा है। अब इसको लिखने का तरीका कैसे होता है वो देख लीजिए। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, हमारा क्या है ओ ए इज इक्वल टू हो गया ओ बी के इज इक्वल टू हो गया ओ सी के, डिस्टेंस कितना है √65 यूनिट्स। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो पॉइंट्स हैं ए और बी ये लाई कर रहे हैं सर्कल पर ही। पॉइंट ए बी एंड सी लाइज ऑन अ सर्कल। इसके एक पार्ट तो हमारा हो गया। अब इसके आगे क्वेश्चन और क्या कह रहा था हमसे, 12 क्वेश्चन, ये तो हमने प्रूव कर दिया। इसके आगे कह रहा था व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल के। कोई सर्कल के होगा, ये इसकी रेडियस होगी, मान लो कोई के, ठीक है, ये के दे रखी है, तो इसका रेडियस पूछा है मुझे कितना होगा। भाई के भी तो वही होगा जो √65 है, क्योंकि ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है, सभी का डिस्टेंस सेम होगा, तो के का भी डिस्टेंस सेम होगा ना, क्योंकि रेडियस तो सबकी सेम होती है। तो इसमें रेडियस क्या हो जाएगी √65। इसको भी हम लिख देंगे ऐसे, एंड रेडियस ऑफ द के इज इक्वल टू √65 यूनिट्स। अब इसमें देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट कह रहा है गिवन दी पॉइंट्स D -5,6, कोई पॉइंट दे रखा है D -5,6 एंड E 0,9, चेक वेदर, चेक करना है हमको D एंड E लाइज विद इन दी सर्कल, क्या वो विद इन दी सर्कल है, ऑन दी सर्कल, क्या सर्कल पर है, और आउटसाइड दी सर्कल, क्या सर्कल के बाहर है। तो हमको ये दो पॉइंट दे रखे हैं, कोई D और E, हमें इनको चेक करना है कि वो सर्कल के अंदर दे रखे हैं या सर्कल पर दे रखे हैं या सर्कल के बाहर दे रखे हैं, ठीक है। यानी कि ये हमारा सर्कल है, हमें D और E कहीं पर भी पॉइंट दे सकते हैं, D यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, खुद ही कह रहे हैं कि अंदर भी हो सकता है, सर्कल पर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, तो हमको चेक करना पड़ेगा। आइए हम करते हैं। अभी मैंने सर्कल में केवल और केवल ओरिजिन बनाया है अपना, बिल्कुल बीच में सेंटर में, क्योंकि हम डी पॉइंट को कहाँ लेट करें हमें पता ही नहीं है। डी पॉइंट इस सर्कल के अंदर आएगा या सर्कल पे आएगा, सर्कल के बाहर जाएगा, वही तो हमको बताना है। और ऐसे ही हमको ई पॉइंट का नहीं पता, लेकिन हमको एक चीज़ पता है कि यहाँ से कोई भी एक रेडियस जो यहाँ तक की है ना सर्कल तक, इसका डिस्टेंस √65 है। अब आप खुद ही सोचो, अगर मैं डी का ओ और डी का डिस्टेंस निकाल दूंगा, अगर वो √65 से छोटा आता है तो मतलब वो सर्कल के अंदर होगा, विद इन दी सर्कल होगा। और अगर वो इसके बराबर आ जाता है √65 के, तो वो सर्कल के पर ही लाई कर रहा होगा, है ना, ऑन दी सर्कल होगा। और अगर वो √65 से बड़ा आ जाता है तो यानी कि वो कहीं सर्कल के बाहर लाई कर रहा होगा, आउटसाइड दी सर्कल होगा। तो ऐसे ही मैं निकाल लूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रेडियस लिख लेता हूँ, ये हमारी रेडियस दे रखी है ना √65, रेडियस ऑफ सर्कल कितनी दे रखी है √65 यूनिट्स। इसमें भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला का ही यूज़ करेंगे, है ना, ओ और डी का डिस्टेंस निकालने। ओ तो हमारा ये है और डी हमारा यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, सर्कल पर भी हो सकता है ना। तो सबसे पहले ओ के कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेंगे यहाँ पे 0 और 0, और हम किसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं डी का, और डी के कोऑर्डिनेट्स तो आपके क्वेश्चन में दे रखे हैं, ये रखे -5,6, ताकि हमारी गलती ना हो तो हम इसमें x1 y1 x2 y2 लिख लेते हैं। और डिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है वो भी लिख देता हूँ मैं इस पर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस हमें किसका निकालना है, ओवर डी का, ओवर डी √ में x2 हमारा -5 दे रखा है, -0 का होल स्क्वायर प्लस x2 हमारा 6 दे रखा है, -y1 हमारा 0 दे रखा है का होल स्क्वायर।
यहाँ पे हमारा -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा +6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके आगे सॉल्व करेंगे तो -5 का होल स्क्वायर होता है 25 +6 का होल स्क्वायर होता है 36। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 61। अब 61 यूनिट्स आएगा, है ना, 61 यूनिट्स। आप खुद ही सोचो, √61 यूनिट्स आया है, इसका मतलब √65 से छोटा है ना, यानी कि ये कहीं ना कहीं इससे छोटा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ लाई करेगा ना। √65 से छोटा है ना 61, तो कहीं ना कहीं यहाँ लाई करेगा। तो इसको मैं ले लेता हूँ, मान लो डी पॉइंट में ले लेता हूँ यहाँ पे, है ना। डी पॉइंट मैंने यहाँ पे क्यों लिया है, क्योंकि डी के ओवर डी का हमने डिस्टेंस निकाला, उसका डिस्टेंस आया √61 और 61 इससे छोटा है, तो कहीं ना कहीं अंदर होगा, है ना, अंदर होगा विद इन दी सर्कल डी। इसका डिस्टेंस कितना है √61। तो हमारा डी का तो हमें पता चल गया पॉइंट्स कहाँ पे है कि विद इन दी सर्कल है। इसी तरीके से हम ई का डिस्टेंस निकाल देंगे, ओ और ई का भी चेक कर लेंगे कि कितना आ रहा है, ठीक है। बाकी इसको मैं लिख देता हूँ कि लिखने का तरीका होता है ना, √61 आया है और हमारा √65 तो हमारा रेडियस था, रेडियस से हम कंपेयर करेंगे दोनों में से बड़ा क्या है, ये बड़ा है ना, तो ये सर्कल के विद इन दी सर्कल होगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जो क्वेश्चन में हमसे पूछा था, यहाँ पे हमसे पूछा था ना, बताना है विद इन दी सर्कल, ऑन दी सर्कल और आउटसाइड दी सर्कल। तो विद इन दी सर्कल है, वही यहाँ पे हम लिख देंगे डी लाइज विद इन दी सर्कल। इसी तरीके से हम ओ और ई का भी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। उसमें हम ओ के कोऑर्डिनेट्स पहले लिख देंगे 0,0 और ई के कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे जो हमको क्वेश्चन में दे रखे हैं यहाँ पे 0, ये हमारे ई के कोऑर्डिनेट्स हो गए। गलती ना हो तो हम इसमें ये लिख देते हैं। डिस्टेंस फार्मूला में बार बार नहीं लिखूंगा, ये मैंने लिख रखा है। ओ और ई का डिस्टेंस निकाल लें, ओ और ई √में x20 -0 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर, 0 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, 0 का होल स्क्वायर 0, 9 का होल स्क्वायर 81 √81 यूनिट। 81 यूनिट्स हमारा आ रहा है। तो 81 यूनिट्स आप खुद ही सोचो, ये √65 से बड़ी है ना। √65 हमारा ये था और यहीं तक ही था, यानी कि √81 जो आया है हमारा, ये कहीं ना कहीं इसके आगे निकल जाएगा, कहीं ना कहीं यहाँ आएगा। तो मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ ई, यहाँ पर ले लेता हूँ बाहर, ठीक है। इसी पॉइंट का डिस्टेंस क्या है √81 और ये क्या है हमारा आउटसाइड दी सर्कल है। तो उसको हम यहाँ पे इसी तरीके से लिख देंगे। सबसे पहले हमारा √81 जो निकल के आया है, जो कि हमारा बड़ा है किससे, रेडियस √65 से। तो यहाँ पे लिख दें ई लाइज आउटसाइड दी सर्कल। ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 नहीं, क्वेश्चन नंबर 13। ये 13 वाला क्वेश्चन भी आपका कुछ कुछ 11th की तरह है। आइए मैं इसको समझाता हूँ आपको। दी मिड पॉइंट्स ऑफ दी साइड्स ऑफ ट्रायंगल, जो हमें मिड पॉइंट्स दे रखे हैं किसकी साइड्स के, ट्रायंगल्स की। ट्रायंगल हमें क्या दे रखा है, ए बी सी। ए बी सी एक ट्रायंगल होगा, ए बी सी एक ट्रायंगल होगा जिसमें कि हमें मिड पॉइंट्स दे रखे हैं। मिड पॉइंट्स क्या दे रखे हैं हमें, डी ई एंड एफ। ये हमारे मिड में आ रहे होंगे क्योंकि हमारे मिड पॉइंट्स हैं ए बी सी ट्रायंगल्स के। अभी मैं आपको फिगर बना के दिखाऊंगा, चिंता मत करो, सब समझ आएगा। गिवन दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी ई एंड एफ, हमें कोऑर्डिनेट्स किसके दे रखे हैं, डी ई एफ। ये तो हमारे मिड पॉइंट्स है, हमें मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। डी यहाँ है तो डी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, ई एफ के बाद तो ई के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, एफ है एंड एफ के कोऑर्डिनेट्स ये हैं रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब होता है लाइन वाइज। डी पहले है तो डी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, ई पहले है तो ई के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, एफ उसके बाद है लास्ट में, तो एफ के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। रिस्पेक्टिवली का मतलब ही यही होता है। अब हमको फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी। ए बी सी जो ट्रायंगल होगा ना, ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड करते हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको फिगर बना के बता देता हूँ, ठीक है। देखिए ए हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा था ना, 13 क्वेश्चन में मिड पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो हमने ट्रायंगल तो बना लिया ए और बी, ए बी सी है ना, और इस ट्रायंगल के बीच में मिड पॉइंट दे रहा था हमको डी ई एफ, है ना। तो यहाँ पे हम डी बना लेंगे, एक हमारा मिड पॉइंट यहाँ बन जाएगा डी, और दूसरा हमारा मिड पॉइंट ई जो बोल रखा है यहाँ बन जाएगा, एफ जो बोल रखा है यहाँ बन जाएगा। और इन तीनों के ना हमको कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं। ये देखो हमको ए कोऑर्डिनेट्स दे रखा है डी का और ई का, तो डी के हम कोऑर्डिनेट्स को लिख भी लेंगे, 5,1 दे रखा है। ई के कोऑर्डिनेट्स को हमारा 6,5 दे रखा है और एफ के कोऑर्डिनेट्स को हमारा 0,3 दे रखा है। 3 है, ठीक है, समझ जाना आप, ये 3 है।
चलो मैं सही से लिख देता हूँ। ये हमारा एफ दे रखा है, एफ के साथ हमारा कोऑर्डिनेट दे रखा है 0,3 कॉमा। अब इसके बाद हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि हमको फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स ए बी सी के। अब इसमें भी सोचो आप कैसे कर सकते हो ए और बी सी के कोऑर्डिनेट्स ए बी सी। कहीं ना कहीं ये मिड पॉइंट दे रखा है आपको ऑलरेडी, है ना, पर ये आपकी एक लाइन मान लोगे तो इसका मिड पॉइंट आ जाएगा, तो मिड पॉइंट यूज़ करके कहीं ना कहीं निकल सकता है ना इसका कुछ तरीका। तो आइए मिड पॉइंट हम लगा देते हैं, फिर देखेंगे जैसा भी होगा आगे, है ना। तो ए और बी का मिड पॉइंट डी हो जाएगा, बी और सी का मिड पॉइंट ई हो जाएगा, और ए और सी का कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। और हमें इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो इस कोऑर्डिनेट्स को मैं लेट भी कर लेता हूँ ना पहले से कुछ ना कुछ। मान लो इस कोऑर्डिनेट्स को मैं लेट कर लेता हूँ x1, y1। इस कोऑर्डिनेट को लेट कर लेता हूँ x2, y2। सी कोऑर्डिनेट्स को कर लेता हूँ x3, y3। तो सबसे पहले मैं अपना डी मिड पॉइंट को, इस वाली लाइन को देखता हूँ, उसमें डी मिड पॉइंट है ना, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए और बी का। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, वापस से लिख देता हूँ मैं एक बार और। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो d इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट d है, तो d के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं 5, 1। 5, 1 सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख दूंगा मिड पॉइंट्स। उसके बाद x1 मैं किसको एज्यूम कर लूँ, इसको मैं x1 कर लेता हूँ, इसको मैं y1 कर लेता हूँ, उसको मैं x2 कर लेता हूँ, उसको y2 कर लेता हूँ एज्यूम, ठीक है। तो क्वेश्चन में मैं पुट कर देता हूँ x1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये मैंने x1 इसको एग्ज्यूम करा है, लेट भी मैंने इसको करा है और यहाँ पे भी मैंने इसको एग्ज्यूम करा है, ठीक है। उसके बाद आपको कंपेयर करना मैंने बताया था ना, ये 5 तो इससे कंपेयर हो जाएगा, है ना, और ये 1 किससे कंपेयर होगा, 1 हमारा इससे कंपेयर हो जाएगा। इसी तरीके को हम लिख लेंगे यहाँ पे। सबसे पहले आपका 5 है तो 5 यहाँ रहेगा, सेम टू सेम इजिकल टू से कंपेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x1 x2 डिवाइडेड बाई 2। और इसको ना आप पूरा सिमिलर कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने सिखाया ना आपको, ये 5 पर से जाएगा तो इंटू हो जाएगा, 5 इंटू 2 हो जाएगा, इजिकल टू 1 तो सेम इंटू ही रहेगा, इससे सिमिलर ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। फिर भी मैंने करके दिखा दिया। 5 इंटू 2 होगा तो 10 हो जाएगा, और ये सेम ही आएगा x1 प्लस x2। ये थोड़ा सा ना लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा। x1 x2 को हम यहाँ लिख देते हैं और 10 को हम यहाँ लिख देते हैं सेम, ठीक है। x1 प्लस x2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारी x1 प्लस x2 इजिकल टू 10 आ गया, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हुई, ठीक है। अभी हम इतना ही करते हैं, आगे देखते हैं। पहले सबका मिड पॉइंट लगा देते हैं, फिर देखते हैं अगर कुछ निकल रहा है तो बनाएंगे, है ना। सेम इसी तरीके से हम 1 को किससे कंपेयर करेंगे, 1 को हम कंपेयर कर लेंगे इससे, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। इसमें भी सेम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट इंटू कर देता हूँ। 2 इंटू 1 होगा 2, 1 से इंटू होगा तो सेम ही आएगा। ये भी ऐसा अच्छा नहीं लग रहा लिखा हुआ, इसीलिए हम इसको ऐसे करके लिख लेंगे। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 होगी, ठीक है। अब हमने डी को मिड पॉइंट लिया था, इसी तरीके से हम ई का भी मिड पॉइंट ले लेते हैं इस वाली लाइन से, फिर देखते हैं क्या निकल के आ रहा है हमारा, है ना। ई इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपन डिवाइडेड बाई 2 प्लस, फॉर्मूले में ना मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी, ये बीच में ना प्लस नहीं आएगा, यहाँ ना कॉमा आएगा, ये प्लस नहीं आएगा, ये ना कॉमा आएगा, ये ना यहाँ पे कॉमा आएगा। y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। इसमें भी हम कोई सा भी x1 y1 ले सकते हैं, जैसे कि मैं इस बार इसको ले लेता हूँ x1, और इसको ले लेता हूँ y1, इसको ले लेता हूँ, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब दिखाई देगा। इसको ले लेता हूँ मैं x1, इसको ले लेता हूँ मैं y1, इसको ले लेता हूँ मैं x2, इसको ले लेता हूँ मैं y2। चलो लिख भी देता हूँ छोटा सा x1 y1 x2 y2। उसी तरीके से मैं फॉर्मूले में पुट कर दूंगा यहाँ पे, है ना। x1 मैंने क्या लिया है, x2 को लिया है। सबसे पहले मिड पॉइंट भी लिख देता हूँ, मिड पॉइंट तो हमको दे रखे हैं, e के मिड पॉइंट दे रखे हैं 6,5, तो यहाँ पे आ जाएगा 6,5। और x1 मैंने किसको लिया है, x2 को लिया है ब्रैकेट में, प्लस x2 को मैंने क्या लिया है, x3 लिया है डिवाइडेड बाई 2।
y1 मैंने किसको लिया है, y2 को लिया है, y2 को मैंने क्या लिया है, y3 लिया है डिवाइडेड बाई 2। इसी तरीके से हम इसको इससे कंपेयर कर लेंगे और 5 को इससे कंपेयर कर लेंगे, जल्दी से कंपेयर कर लेते हैं। 6 इनका यहीं रहेगा और ये वाली चीज़ यहाँ आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। 6 इंटू 2 होगा तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, 1 इंटू ये रहेगा तो सेम ही हो रहेगा। ये थोड़ा सा लिखा हुआ ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 3। इसी तरीके से हम 5 को यहाँ से कंपेयर करेंगे इससे, y2 प्लस y3 2। ये हमारा हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 इंटू 2 होगा तो 10 आएगा, 1 से इंटू होगा तो हमारा सेम ही आएगा। ये भी थोड़ा लिखा हुआ ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए हम इसको ऐसे लिख लेंगे। ये हमारी हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 4। अब हमने डी को भी मिड पॉइंट ले लिया, डी को भी मिड पॉइंट ले लिया, एक बार ई को भी ले लिया। अब हम एफ को और ले लेते हैं मिड पॉइंट, ठीक है। एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए और सी। मिड पॉइंट हमें क्या दे रखा है आपका 0,3। इसमें भी हम कोई सा भी ले लेते हैं, x1 y2 कोई सा भी ले सकते हैं। चलो इस बार मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ। अभी अब भूल जाओ पिछले वाले क्वेश्चन में था ना, यहाँ पे इसको x1 ले लेता हूँ, इसको y1 ले लेता हूँ, इसको x2 ले लेता हूँ, इसको y2 ले लेता हूँ। x1 मैंने किसको लिया, इसको, प्लस x2 किसको लिया मैंने, इसको, डिवाइडेड बाई 2। y1 मैंने किसको लिया, इसको, प्लस y2 मैंने किसको लिया, इसको। इसको सॉल्व कर देंगे, ये इससे कंपेयर हो जाएगा, 0 है ना, 0 इससे कंपेयर हो जाएगा x3 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2। 3 किससे कंपेयर हो जाएगा, y3 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 2 से इंटू करेंगे 0 का तो हमारा 0 ही आएगा, और यहाँ पे 1 को इंटू करेंगे इससे तो सेम ही आएगा। 1 2 को इंटू करेंगे 0 इजिकल टू, ये थोड़ा ऐसा लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए हम इसको ऐसे लिख लेंगे, x1 प्लस x3। आप x3 यहाँ भी लिख सकते हो और x3 यहाँ भी लिख सकते हो, उससे कोई डिफरेंस नहीं है। ये आपकी क्वेश्चन नंबर बन गई 5th। इसी तरीके से आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 को इंटू करोगे 2 से तो 6 आएगा, y3 प्लस y1। थोड़ा लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए हम इसको ऐसे लिख लेंगे 6। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 6। अब हमने सारे मिड पॉइंट्स का अपना निकाल लिया है ना, तीनों मिड पॉइंट्स का निकाल लिया है। अब आप सोचो इसमें क्या हो सकता है। अब आप ऐसा कर सकते हो कि इसमें ना x वाली जो सारी वैल्यू निकल के आएंगे ना, जैसे एक x वाली वैल्यू ये निकल के आई है ना, x वाली इक्वेशन 1 निकल के आई है, x वाली इक्वेशन 2 निकल के आई है ना, और x वाली इक्वेशन 3 निकल के आई है। x वाली सभी इक्वेशन को ऐड कर दो, ठीक है। फिर देखते हैं क्या पता हमें x वगैरह की वैल्यू या कुछ मिल जाए ना। सारी वैल्यू में ऐड कर देता हूँ। कौन कौन सी ऐड कर रहा हूँ, एडिंग x वाली कौन सी हमारी इक्वेशन 1 है, 2 है और हमारी 3 है। तो आपको एडिंग करना तो आता होगा ना। सबका जो LHS साइड वाला LHS से इंटू हो जाएगा, यानी कि ये होता है ना LHS साइड वाला इज इक्वल टू के इधर वाला, ये वाला LHS साइड वाला और ये वाला LHS साइड वाला और ये वाला LHS साइड वाला सारा एक साथ लिख देंगे हम पॉजिटिव में, फिर इज इक्वल टू साइन बना के RHS साइड वाला RHS साइड वाला RHS साइड वाला एक साथ लिख देंगे। तो सबसे पहले LHS में हमारा पहली इक्वेशन में क्या है, पहली इक्वेशन देखो हमारा ये है x1 प्लस x2 प्लस कर देंगे किससे, ये वाली इक्वेशन जो हमारी दे रखी है x2 प्लस x3, केवल हम LHS वाला प्लस कर रहे हैं ना अभी। और यहाँ पे इक्वेशन नंबर कौन सी है हमारी, तो हमारी 1 थी 3 थी 1 थी 3 थी इक्वेशन, ये 3 और ये 5 थी। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये हमारी इक्वेशन 1 थी 3 थी 5 थी, जिसको हमें ऐड करना है। ये 1 वाली, ये 3 वाली और ये 5 वाली, इसको हमें ऐड करना है। तो 1 और 3 को तो हमने ऐड कर दिया, 5 इक्वेशन का भी हम LHS को ऐड कर देते हैं। अब हम RHS को ऐड कर देते हैं। RHS का कितना था 10 प्लस इसका कितना था 12 प्लस इसका 0। अब हम इसको ऐड करेंगे तो कैसे होंगे, यहाँ पे देखिए x1 कितनी बार है, x1 एक ये रहा, 2 बार ये रहा, तो यानी कि 2x1 हो गया। और x2 कितनी बार है, एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, तो कितना हो गया प्लस 2x2 हो गया। और x3 कितनी बार है, x3 2 बार है, तो x3 भी 2 बार हो गया। इजिकल टू 10 और 12 में प्लस करेंगे तो कितना आएगा 22।
जीरो तो कुछ नहीं होगा। इसमें से हम क्या कर सकते हैं, टू को कॉमन ले सकते हैं ना, टू को कॉमन ले लिया हमने। जब टू को हमने बाहर निकाल के कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, x1 बचा। टू तो कॉमन आ गया बाहर, तो यहाँ पे x2 बचा। टू तो बाहर आ चुका है ऑलरेडी यहाँ पे, है ना, तो हमारा x3 हो गया इजिकल टू 22। और यहाँ पे देखो पूरा इंटू में है ना, टू के साथ ये पूरा इंटू में है ना, तो उधर की साइड जाएगा तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से मैं केवल x1 प्लस x2 प्लस x3 लिख लेता हूँ, और 22 ये पूरा हमारा नीचे डिवाइड में आ जाएगा। टू के टेबल में 22 कितनी बार में आता है, 11 बार में आता है। तो यहाँ से हमारी x1 प्लस वाई x2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी आ गई, 11। अब आप सोचो यहाँ से कुछ निकल सकती है कि एक्स वाई x1 y x1 x2 x3 की वैल्यू निकल सकती है हमको, क्योंकि एंड द एंड हमको ये सारे कोऑर्डिनेट्स ही तो निकालने हैं ना। हाँ निकल सकती है, बताता हूँ मैं कैसे आपको। ये देखो आपको ये वैल्यू दे रखी है ना, और इसमें आपने यहाँ पे सीखा था x1 प्लस x2 आपको 10 दे रखा है। तो यहाँ पे अगर आप पुट कर दोगे x1 और x2 की जगह आप 10 पुट कर दोगे तो x3 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, है ना। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक बार और लिख लेता हूँ यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 और y x2 की वैल्यू हमको क्या दे रखी है, यहाँ पे x1 और x2 की वैल्यू 10 दे रखी है। तो यहाँ पे मैं 10 लिख सकता हूँ आसानी से, इन दोनों की जगह मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया, और ये x3 सेम ऐसा ही रहेगा, 11 कर दिया। अब x3 की तो वैल्यू हमको निकालनी है, x3 यहीं रहेगा इजिकल टू 11 यहाँ रहेगा, 10 जो है राइट साइड में चला जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव में या नेगेटिव में हो जाएगा। x3 की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी, तो x3 की वैल्यू हमारी 1 आ चुकी है, ठीक है। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, वापस से इसको एक बार और लिख लेता हूँ इसी को ही, x1 y2 प्लस y3 इजिकल टू 11। अब मैं देखता हूँ अगर मैं वापस से x1 और x2 की वैल्यू पुट कर दूंगा तो x3 की वैल्यू आ जाएगी, पर ऑलरेडी x3 की तो वैल्यू आ रखी है। अब मैं क्या सोचता हूँ, x2 या x1 में से कुछ निकालता हूँ, है ना। तो मैंने अगले इक्वेशन में देखा मेरे पास x2 और x3 की वैल्यू 12 दे रखी है, यानी कि इन दो की वैल्यू मिला के 12 दे रखी है मेरी, है ना। और प्लस x1, यानी कि यहाँ से अब मेरी x1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। x1 को मैं यही रखूँगा, ये यहाँ है, 12 मेरा राइट साइड में जाएगा तो -12 हो जाएगा, और x1 11 में से माइनस करेंगे 12 तो कितना आएगा, बड़ा साइन कौन सा है, माइनस का है, और होगा भी क्या, माइनस होगा तो माइनस आएगा। तो x1 की वैल्यू मेरी क्या आ गई, -1 आ गई। इसी तरीके से मैं x2 की वैल्यू निकाल दूंगा, है ना। सेम इसको एक बार और लिख लेता हूँ मैं ऐसे। इसमें क्या है, ये वाली चीज़ को मैं कंपेयर करूँगा x1 और x3 की वैल्यू को मिला के कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, यानी कि 0 यहीं पे लिख लेता हूँ मैं, प्लस, और x2 तो मुझे निकालना ही है इजिकल टू 11। x2 इजिकल टू 0 का तो कोई मतलब नहीं, साइड चेंज करो या नहीं करो, है ना। तो सीधा हमारा x2 की वैल्यू क्या आ गई, 11। तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, x3 की वैल्यू आ गई, x1 की वैल्यू आ गई, x2 की वैल्यू आ गई। यानी कि यहाँ पे मेरे पास देखा जाए x1 की भी वैल्यू आ गई, x2 की भी वैल्यू आ गई, और x3 की भी वैल्यू आ गई। तो जैसे मैंने x1 और x2 और x3 की वैल्यू निकाली है ना, इसी तरीके से मैं y की भी वैल्यू निकालूंगा। जहाँ पे मैंने एडिंग करी थी ना 1 3 5, सारी x वाली साइड मैंने जो ऐड करी थी ना, इसी तरीके से अब मैं सारी y वाली साइड को ऐड कर लूँगा। यानी कि y वाली साइड मेरी कौन सी है, 2 है, 4 है और 6 है। चलिए मैं y वाली साइड को सबको ऐड कर लेता हूँ। एडिंग इक्वेशन 2 4 एंड 6, सबका LHS से पहले ऐड कर लूँगा। y1 LHS मेरा क्या है, y2, ये इक्वेशन नंबर मेरी कौन सी है, 2 वाली है, ये वाली। LHS मैंने इसका इतना ऐड कर लिया है। अगली बार मैं जो प्लस करूँगा इक्वेशन नंबर 4 को करूँगा। इक्वेशन नंबर 4 कितना है, y2 प्लस y3, ये देखो ये दे रखा है ना, y2 प्लस y3 है, ठीक है, LHS से। और इसका कर लूँगा इक्वेशन नंबर 6 का भी ऐड, प्लस y3 प्लस y1। अब मैं सारा RHS ऐड कर लूँगा। RHS मेरा कितना है, 2 प्लस 10 प्लस 6, RHS मेरा 2 प्लस 10 प्लस 6, ये पूरा मैंने ऐड कर लिया। अब y मेरा कितनी बार आ रखा है यहाँ पे, y एक बार ये है, 2 बार ये है, तो 2y1 हो गया, प्लस y2 भी मेरा 2 बार है, y3 भी मेरा 2 बार है। इनको मैं ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 18। यहाँ से 2 को मैं कॉमन ले लूँगा, 2 को कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचेगा, इजिकल टू 18। 2 नीचे डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना। 2 के टेबल पे 18 कितनी बार में आता है, 9 बार में। तो y1 y2 प्लस
y3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, ये y3 लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे हमने x की वैल्यू में करा था वैसे ही हम इसमें करेंगे। यहाँ पे हम वापस से लिख लेंगे y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 9। जैसा कि हमें इक्वेशन नंबर 2 में पता है कि y1 और y2 की वैल्यू 2 दे रखी है ना, तो यहाँ पे हमें इनकी जगह क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे 2, और यहाँ से y3 की तो वैल्यू निकल के ही आ जाएगी फिर हमारे पास, है ना। y3 की तो वैल्यू हमको निकालनी है, इज इक्वल टू 9। 2 यहाँ पे जाएगा तो क्या नेगेटिव में हो जाएगा 2, तो y3 की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई 7। इसी तरीके से हम सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। फिर से मैं इसको ऐसे लिख दूंगा y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 9, और अगली वाली इक्वेशन में हमको क्या दे रखा है y2 और y3 की वैल्यू दे रखी है 10, तो y2 और y3 की वैल्यू हमको ये दे रखी है 10, और यहाँ से हमें क्या निकल जाएगा y1 निकल के आ जाएगा हमारा, है ना। y1 इज इक्वल टू 9, 10 हमारा वहाँ जाएगा तो साइड चेंज हो जाएगी तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो y1 हमारा कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। इसी तरीके से हम y1 प्लस y2 एक बार और लिख देंगे क्योंकि अभी हमारी y2 की तो वैल्यू निकली नहीं है ना, और अगली वाली इक्वेशन में हमें y3 और y1 की वैल्यू दे रखी है, यानी कि y1 हमारा ये है और y3 हमारा ये है, तो इन दोनों की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 6 दे रखी है, तो हम इन दोनों की जगह पे 6 लिख लेंगे। यहीं पर मैं लिख देता हूँ 6, और y2 की तो वैल्यू हम निकाल ही रहे हैं 9, y2 इज इक्वल टू 9, ये हमारा माइनस में चला जाएगा 6, y2 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 3, यानी कि हमारे पास y3 y1 y2 की भी वैल्यू आ चुकी है ना। अब मैं इसको कोऑर्डिनेट्स को लिख लूँगा, जो लिखने का तरीका होता है हमारे यहाँ पे सबकी वैल्यू आ गई है ना। हमें लिख लेता हूँ यही सारी ए बी सी जो भी हमने लेट करा था x1 y1 वो सारा मैं एक लिखने का तरीका होता है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए मैंने ये कोऑर्डिनेट्स लिए थे ना आपके क्वेश्चन में, ए को x1 y1 लिया था, बी को x2 y2 लिया था, इस तरीके से मैंने सारे कोऑर्डिनेट्स लिख दिए हैं, और जो भी मेरे निकल के कोऑर्डिनेट्स हैं उन सबको मैं लिख लेता हूँ। पहले सारे मैं एक साथ x के लिख लेता हूँ ना, एक साथ x के लिख लेता हूँ, x1 y2 x3, ये सारे कोऑर्डिनेट्स मेरे निकल के आए थे ना, x1 -1 x2 मेरा 11 निकल के आया था, और x3 मेरा 1 निकल के आया था। उन्हीं सबको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, x1 मेरा -1 निकल के आया था, 11 निकल के आया था x2, और ये 7। इसी तरीके से मेरे y के कोऑर्डिनेट्स तो अभी निकल के आए, इन्हीं को मैं y लिख दूंगा, y1 मेरा निकल के आया -1, और y2 मेरा निकल के आया 3, और y3 मेरा निकल के आया 7। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 क्या कह रहा है, अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स, एक सिटी में 2 मेन रोड्स हैं, विच क्रॉस ईच अदर, कोई 2 मेन रोड क्रॉस कर रही होंगी ईच अदर, है ना, कोई एक रोड ऐसे जा रही होगी सीधी और कोई रोड एक ऐसे आ रही होगी ऐसे, है ना, तो 2 आपस में क्रॉस कर रही हैं यहाँ पर, है ना, इंटरसेक्ट ईच अदर कर रही है ना, क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, ये सेंटर ऑफ द सिटी हो जाएगा हमारा, ठीक है, जो 2 रोड क्रॉस इंटरसेक्ट कर रही होंगी। दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ का मतलब नॉर्थ ऊपर की साइड होती है और साउथ नीचे की साइड होती है। एक रोड ऐसे बता दिए कि नॉर्थ है और साउथ है ना। डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, दूसरी जो रोड है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है, यानी कि वेस्ट ये है तो ईस्ट ही है, यानी कि 2 रोड ऐसी हैं, ठीक है। जो ऊपर नॉर्थ हमारा जम्मू कश्मीर वगैरह एरिया होता है तो नॉर्थ हो गया, नीचे हमारा साउथ वगैरह होता है केरला वगैरह तो साउथ हो गया, या हमारा नॉर्थ एरिया हो गया, नॉर्थ में हमारा आसाम वगैरह होता है, ये हमारा वेस्ट हो गया, वेस्ट में हमारा गुजरात वगैरह होता है, ऐसे आप याद रख सकते हो। ऑल दी अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीस रोड्स, और जो सारी स्ट्रीट्स है ना, तो छोटी छोटी स्ट्रीट्स भी तो होंगी, छोटी छोटी गलियां, वो इनके पैरेलल होंगी। जैसे कि ये तो मैंने मेन रोड्स बता दी, ये ब्लैक वाला पेन है, इसको आप स्ट्रीट समझो, स्ट्रीट मतलब ऐसे ऐसे पैरेलल है, ऐसे पैरेलल है, ऐसे पैरेलल है, तो ये तो हमारी नॉर्थ वेस्ट वाली जो रोड है ना इसके पैरेलल है, तो सेम इसी तरीके से, और इस साइड भी ऐसे पैरेलल है, और इसी तरीके से जो हमारी ईस्ट वेस्ट वाली रोड है इसके भी तो ऐसे ऐसे पैरेलल होगी, और इसके भी ऐसे ऐसे पैरेलल होंगी, बहुत सारी स्ट्रीट्स है ना, ये कह रहा है क्वेश्चन। इसके आगे पढ़ते हैं, दीज रोड्स आर 2 मीटर अपार्ट, मतलब जो ये रोड्स है ना, इन रोड से जो स्ट्रीट्स है ना 200 मीटर, यानी कि इतना है ना, तो अब ये इतना जो होगा 200 मीटर होगा, फिर इतना 200 मीटर होगा, हर 200 मीटर पे है, इधर भी और इधर भी, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। दीज आर 10 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में 10 स्ट्रीट है। ईच डायरेक्शन का मतलब एक डायरेक्शन, मान लो पहली वाली रोड से कंपेयर करते हो, पहली वाली रोड ये है ना आपकी नॉर्थ ईस्ट, तो 10 का मतलब 5 तो यहाँ हो गई है ना, और 5 आपकी यहाँ हो गई, तभी तो 10 होंगी, है ना। तो इस वाली लाइन के बताए ना पैरेलल, 5 तो ये होगी, 5 ये होगी, 10 तभी तो कंप्लीट होंगी, और इस वाले से भी कंपेयर करेंगे तो 5 तो 1 2 3 4 5 तो यहाँ हो गई, 5 इसके ऊपर होंगी, तभी तो 10 होंगी, तो ऐसी दोनों की 10 हो जाएंगी।
5 इसकी इधर हो जाएंगी, 5 इसकी इधर हो जाएंगी, और रेड वाले की 5 ऊपर हो जाएंगी, और नीचे की 5 मिला के ऐसे 10 हो जाएंगी। उसके बाद क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर लेना है हमको। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ सिटी, हमको मॉडल ऑफ सिटी का ड्रॉ करना है। इन योर नोटबुक रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइंस, रोड और स्ट्रीट को हमको रिप्रेजेंट करना है सिंगल लाइन से। तो ये फिगर इस तरीके का बनेगा, जो मैंने आपको अभी समझाया है ना उसी तरीके का बनेगा। या आपकी नॉर्थ साउथ वाली आपकी एक स्ट्रीट ये हो गई, ये क्वेश्चन आपको कह रहा था ना, जितना भी क्वेश्चन मैं अभी पढ़ाया है ना और जो मैंने आपको समझाया है वही ग्राफ बनेगा, और वही ग्राफ मैंने आपको बना के दिखाया है। देखो ये आपकी नॉर्थ साउथ वाली हो गई, एक कोई सी जो मेन रोड है, ये वाली आपकी रोड वेस्ट ईस्ट वाली हो गई, ये वाली रोड आपकी इस तरीके से। और जो इसकी मैंने रेड कलर से लाइनिंग बनाई है, रेड कलर से लाइनिंग, ये आपकी स्ट्रीट्स हो गई है। एक एक सेंटीमीटर की गैप की है, ये एक एक बॉक्स एक एक सेंटीमीटर का है ना, इस वजह से कितना भी सेंटीमीटर को मैं तो मानने के लिए मान लिया है ना। और इस तरीके से 200 मीटर पे लाइन है। कितनी लाइन बताई थी मैंने, 10 मतलब एक लाइन के इस साइड 5 होंगी, एक लाइन के इस साइड 5 होंगी। उसी तरीके से मैंने बना दिया ना। ये देखो आप ऐसे समझो, ये वाली जो मेरी वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को मैंने आपको नॉर्थ साउथ स्ट्रीट मान लिया है। इस स्ट्रीट के पैरेलल में 5 लाइन है, एक लाइन ये 2 3 4 5, और 5 ही इस साइड है, 1 2 3 5, 1 2 3 4 5, 5 इस साइड स्ट्रीट है ना। और ये 200 मीटर पे है ना, और एक एक सेंटीमीटर पे। देखो 1 सेंटीमीटर पे 1, फिर दूसरा 1 सेंटीमीटर पे, फिर अगले से 1 सेंटीमीटर पे। तो ये फिगर तो मैंने कंप्लीट बना ही दिया है। सेम ये जो हमारी एक्स एक्सिस है, वेस्ट ईस्ट वाली लाइन है, इसके लिए भी सेम इसी तरीके का बन जाएगा। 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन, 200 मीटर पे। तो पहला वाला क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट ही हो गया है, बन ही गया। अब इसके आगे पढ़ते हैं कि और क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन इसके आगे कह रहा है, देयर आर स्ट्रीट्स, जो स्ट्रीट्स हैं इंटरसेक्शन कर रही हैं आपस में। जैसे कि इंटरसेक्शन कर रही होंगी ना, यहाँ से एक स्ट्रीट है, इन वालों की एक स्ट्रीट है ना, दोनों की पैरेलल है, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्शन कर रही होंगी, यही कुछ कह रहा है ना। और देखते हैं क्या कह रहा है आगे। इंटरसेक्शन इन अ मॉडल, ईच स्ट्रीट्स इंटरसेक्शन इज फॉर्म बाय 2 स्ट्रीट्स। हर जो स्ट्रीट इंटरसेक्शन कर रही है 2 स्ट्रीट से बन रही है। वो तो है ही भाई, एक स्ट्रीट हमारी एक्स एक्सिस वाली और वाई एक्सिस वाली, 2 से इंटरसेक्शन करके तो कोई स्ट्रीट यहाँ पे इंटरसेक्शन कर रही होगी, है ना। उसके बाद 2 स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन दी, एक तो जो रनिंग है हमारी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, एंड अनदर इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। एक हमारी साउथ वेस्ट डायरेक्शन वाली यानी कि वाई एक्सिस वाली, एक हमारी ईस्ट वेस्ट यानी कि एक्स एक्सिस वाली। ईच स्ट्रीट्स, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है हमारा, ईच स्ट्रीट्स इंटरसेक्शन इज रिफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। इफ द सेकंड स्ट्रीट्स रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की सेकंड स्ट्रीट्स यानी कि 1 और 2, सेकंड यहाँ पर है, सेकंड यहाँ पे, और आगे क्या कह रहा है, एंड फिफ्थ स्ट्रीट्स ऑफ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की फिफ्थ यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि इसकी 50 आती है, यहाँ इंटरसेक्शन कर रही है। क्या कहना चाह रहा है ये, मीट सम क्रॉसिंग, यहाँ पे क्रॉस कर रही है, देन वी कॉल दिस स्ट्रीट इंटरसेक्शन 2,5। वो तो हम समझ ही गए अभी, है ना। 2 यहाँ पे है और 5 हमारा यहाँ पे है, तो 2 और 5, 2 को हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, 5 को हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। तो 2 को हम एक्स एक्सिस पे लेंगे, 2 को हम एक्स एक्सिस पे लेंगे तो हमारा यहाँ आएगा, है ना। 2 को हम एक्स एक्सिस पे लेंगे तो यहाँ आएगा, और y को हम 5 को हम वाई एक्सिस पे लेंगे तो 5 यहाँ आएगा। तो दोनों इंटरसेक्शन करेंगे तो यहाँ कहीं जाके बनेंगे, ठीक है। यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड, हमको इस तरीके की बता दी है कि आपको ऐसे डायरेक्शन अगर 2 और 5 दे रखी है तो इंटरसेक्शन ऐसे कर रही है। तो ग्राफ जो हमने कोऑर्डिनेट्स पढ़ा है वही रिप्रेजेंटेशन का तरीका है ना, कुछ नई चीज़ तो कह नहीं रहा। तो 2 को हम एक्स एक्सिस ले लेंगे, तो एक्स एक्सिस पे 2 हमारा ये रहा क्योंकि पॉजिटिव, और वाई एक्सिस पे हमारा 5 कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे हमारा 5 है। दोनों को हम इंटरसेक्शन करेंगे तो यहाँ बन जाएगा कहीं ना कहीं, है ना। तो ये हमारा क्या पॉइंट बन रहा है, 2 और 5 बन रहा है ना। इसी को हमको यूज करते हुए इन 2 चीज़ों के हमें आंसर्स देने हैं, ठीक है। आंसर क्या देने हैं हमको, हाउ मैनी स्ट्रीट्स इंटरसेक्शंस कैन बी रिफर्ड टू एज 4,3। कितनी स्ट्रीट्स इंटरसेक्शन करेंगी इस वाले रिफर पॉइंट पे। अरे एक रिफर पॉइंट पे एक ही तो स्ट्रीट इंटरसेक्शन कर रही है ना, तो एक ही करेगी। तो 4 और 3 को पहले मैं बना लेता हूँ। 4 मेरा किस पर है, एक्स एक्सिस पे है। 4 मेरा किस पे है, एक्स एक्सिस पे है यहाँ पे।
कहीं ना कहीं मेरा यहाँ पर है, ठीक है। 4 मेरा यहाँ पे एक्स एक्सिस पे देखो बोला गया, और 3 मेरा वाई एक्सिस पे है, यानी कि 3 मेरा वाई एक्सिस पे। दोनों को मैं इंटरसेक्शन करूँगा तो कहीं यहाँ आके बनेगा, तो ये पॉइंट मेरा क्या बन जाएगा 4,3। इस वाले इंटरसेक्शन पे कितनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कर रही हैं, तो देखा जाए एक ही तो स्ट्रीट इंटरसेक्शन कर रही है, ओनली वन। एक तो ये वाली और ये वाली एक ही तो इंटरसेक्शन बन रहा है, कितना स्ट्रीट का इंटरसेक्शन हो रहा है, एक ही इंटरसेक्शन होगा एक ही पॉइंट पर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन इंटरसेक्शन। सेकंड वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्शंस कैन बी रिफर टू एज 3,4। 3,4 जो है हमारी स्ट्रीट्स, वहाँ पे कितने इंटरसेक्शन हो रहे हैं, चलो हम ये भी देख लेते हैं। 3 पे हमारा क्या है एक्स पे क्या है 3, और वाई पे क्या है हमारा 4। वाई हमारा यहाँ पे दोनों को इंटरसेक्शन करेंगे तो कहीं यहाँ जाके बनना, तो ये हमारा हो गया 3,4। यहाँ पे भी भाई इंटरसेक्शन एक ही लाइन कर रही है, तो इसका भी ओनली वन आएगा। चलो हम इसको लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे, तो दोनों में एक ही एक इंटरसेक्शन हो रहा है ना, तो ए वाले में भी ओनली वन और बी वाले में भी ओनली वन। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है। अ कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम डिस्प्ले, कोई कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम है वो डिस्प्ले कर रही है इमेज ऑन अ रेक्टेंगुलर स्क्रीन, किसी एक रेक्टेंगुलर स्क्रीन पर, हुज कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज द ओरिजिन एट बॉटम लेफ्ट, जिसके कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे हैं, ओरिजिन कहाँ पे है उसका, एट द बॉटम लेफ्ट। बॉटम का मतलब नीचे और लेफ्ट का मतलब इस साइड, यानी कि कहीं ना कहीं उसके ओरिजिन इधर की साइड है। आइए मैं आपको ग्राफ भी दिखा देता हूँ, ये है इस तरीके का वो कह रहा है। सबसे पहले तो बॉटम कह रहा है, बॉटम का मतलब नीचे में आ गया, नीचे के बाद लेफ्ट कह रहा है, तो लेफ्ट मेरा किस साइड है, लेफ्ट मेरा इस साइड है ना, तो लेफ्ट हैंड किस साइड में चला गया यहाँ, तो यहाँ मेरा ओरिजिन कह रहा है बुलाने के लिए, ठीक है। यहाँ ओरिजिन में ले आया अपना। उसके बाद क्या कह रहा है, द स्क्रीन हैज़ 800 पिक्सल वाइड, मतलब उसकी स्क्रीन कितनी है 800 पिक्सल वाइड है, वाइड का मतलब चौड़ी है, वाइड का मतलब चौड़ी है, तो 800 पिक्सल मैंने बना दिया यहाँ तक चौड़ी, ठीक है। 800 पिक्सल तक मैंने इसकी चौड़ी बना दी स्क्रीन। उसके आगे क्या कह रहा है, उसके आगे कह रहा है ये 800 पिक्सल्स वाइड है और 600 पिक्सल्स हाइट है ना, तो हाइट भी मैंने इसकी बना दी है। हाइट यानी कि हाइट इतना है कितना 600 पिक्सल, 600 पिक्सल मैंने इसकी हाइट भी बना दी है ना। इसके बाद क्या कह रहा है, हाइट द आ सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 80 पिक्सल्स, एक 80 पिक्सल्स का सर्कुलर हमको क्या बनाना है, ड्रॉन करना है विद द सेंटर एट द पॉइंट ए 100 150। एक्स की वैल्यू हमको एक्स की वैल्यू 100 लेनी है, वाई की वैल्यू 150 लेनी है। इस पे हमको एक सर्कल बनाना है 80 पिक्सल्स का लेके, ठीक है। और अनदर सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 100 पिक्सल, दूसरा हमको सर्कल ड्रॉन करना है, वो भी 100 पिक्सल का ही करना है, जिसमें हमको सेंटर एट दी पॉइंट, जिसमें हमको पॉइंट्स लेने हैं, सेंटर जो हमको लेना है पॉइंट बी, एक्स की वैल्यू लेनी है 250 और वाई की वैल्यू लेनी है 230। उसके बाद हमको डिटरमाइन करना है जो भी करना है। चलो पहले हम ये बना लेते हैं। सबसे पहले हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा था वो, कि बॉटम में आपका और लेफ्ट साइड में आपकी ओरिजिन है, मैंने ओरिजिन यहाँ पे ले लिया। उसके बाद कह रहा था कि वाइड है 800, तो मैंने 800 वाइड भी ले ली इसकी यहाँ पे 800 तक, ठीक है। और मैंने ये दो बॉक्सेस को मिला के मैंने इसका 100 पिक्सल लिया है, ठीक है। 800 वाइड कह रहा था ना पिक्सल, यहाँ पे देखो मैंने आपको शो भी करा है कि मैंने यहाँ पे दो जो बॉक्सेस को मिला के एक 800 पिक्सल लिया है ना, यहाँ पे देखो मैंने शो भी कर रखा है ना, दो बॉक्सेस को मिला के मैंने 100 पिक्सल लिया है ना। और दो बॉक्सेस में आपके टोटल लाइनें पता है कितनी होती है, 20 लाइनें होती हैं, यानी कि एक लाइन आपकी कितने की हो जाएगी, एक लाइन आपकी 5 की हो जाएगी। देखो एक लाइन हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, आपकी 20 जो लाइन्स हैं वो कितने की है, 100 पिक्सल्स की मैंने ली है ना। इसके अंदर लाइन कितनी होती है, 20 होती है दोनों बॉक्सेस को मिला के। तो वन लाइन मुझे निकालनी है, तो मैं 100 से 20 को डिवाइड कर दूंगा ना, 0 से 0 गया, 2 के टेबल में 10 5 बार में आता है, यानी कि 1 पिक्सल मेरी कितनी लाइन की होगी, 5 लाइन की होगी, 1 पिक्सल है ना। तो एक पिक्सल, तो मेरी एक लाइन कितने पिक्सल की हो गई, ये मैंने लाइन लिया था ना, तो मेरी 1 लाइन, एक लाइन मेरी 5 पिक्सल की हो गई, ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये समझाने के लिए मैंने बताया आपको, मैंने दो डब्बे इसके 100 पिक्सल के लिए, यहाँ पे देखो उसी तरीके से मैंने बनाया भी है ना, दो डब्बे 100 200 300 इस तरीके से है ना। तो मैंने 800 मीटर
800 पिक्सल का मैंने वाइड लिया है, मतलब चौड़ाई मैंने बना लिया। और क्या कह रहा था, 600 पिक्सल का हाई, 600 पिक्सल की मैंने हाइट ली है, वो भी मैंने बना ली है ना। फिर आगे क्वेश्चन में ड्रॉन करने के लिए क्या कह रहा है ये, आपको एक ड्रॉन करना है, सेंटर कहाँ से ड्रॉन करना है, जिसका सेंटर क्या लेना है मुझे, उसका पॉइंट ए कितना है 100 और 150। चलो मैं एक्स, ये मेरा एक्स क्या है 100 है, और 100 मेरा क्या है वाई है। तो मैं अब एक्स मेरा ये वाला है ना, एक्स मेरा 100 आ गया, और वाई मेरा क्या है, वाई मेरा क्या है 150 है ना। तो 150 मेरा कहाँ पे आएगा, 150 मेरा यहाँ पे आएगा है ना, ये 200 है ये 100, तो 150 यहाँ आएगा। तो दोनों को मिला के उसका सेंटर कहाँ पे आएगा, जो मुझे सर्कल ड्रॉ करना है उसका सेंटर यहाँ पे आएगा। अब यहाँ से मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है ना, तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए मुझे कंपास की नीड पड़ेगी। कंपास मेरे पास नहीं है, तो मैं आपको ऐसे समझा दूंगा पेन से अभी करके, ठीक है। यहाँ से मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है, पर अब मुझे उस सर्कल को, जैसे मान लो ये मेरा कंपास है, कंपास में मैं अपनी पेन, कंपास को मैं अपनी पेन को ऐसे लगाऊंगा ना, ऐसे लगाते हैं। और उसमें यहाँ से हम अपना डिस्टेंस लेते हैं, जो भी लेते हैं डिस्टेंस, अब मुझे इतना लेना है, इतना लेना है, कितना लेना है डिस्टेंस, यही तो क्वेश्चन में दे रखा है। 80 पिक्सल्स है ना, 80 पिक्सल्स देखो ये रहा। तो 80 पिक्सल्स अब मुझे कैसे पता चलेगा, एक पिक्सल मैंने 5 पिक्सल मेरा कितने का है, 1 बॉक्स का है, तो यानी कि 80 पिक्सल्स मेरा कितने का होगा, 16 बॉक्स का होगा है ना। 5 को 80 पिक्सल, ये 5 पिक्सल है ना, 5 पिक्सल को 80 बनाने के लिए मैं 16 से इंटू करूंगा, 16 इंटू 5 80 हो जाएगा। तो इधर 1 से भी मुझे इंटू करना पड़ेगा 16 से, तो 16 से इंटू करूंगा मैं, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। यानी कि मेरा पिक्सल मुझे 80 लेने के लिए कितने डॉट्स लेने पड़ेंगे, कितने लाइन लेनी पड़ेगी, कितनी लंबाई लेनी पड़ेगी, 16। तो 2 डब्बे में 20 होते हैं, एक डब्बे में 10 होता है, यानी कि 16 अगर मैं लूंगा तो इतना लूंगा। ये समझ लो मेरा कंपास है, ये मैं कंपास समझ लो यूज कर रहा हूँ। तो 16 अगर मैं लूंगा तो कहीं मेरी इतनी लाइन आ जाएगी, इतनी लाइन से मैं सर्कल बनाऊंगा, इतना उसका रेडियस बनेगा, ठीक है। इतना रेडियस बनेगा, इसको मैं इतना आइडिया से बना लेता हूँ, कहाँ, यहाँ बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे बन रहा है, इसके आसपास बन रहा है, ठीक है। इसको मैं सर्कल बना लेता हूँ, जो मेरा सर्कल बनेगा, रेड पेन से बना लेता हूँ मैं सर्कल इसको। ये जो मेरा सर्कल बनेगा, आप कंपास से बनाना, वो मेरा इतना बनेगा लगभग, ठीक है, इतना बनेगा सर्कल। थोड़ा टेढ़ा हो गया क्योंकि कंपास नहीं है ना मेरे पास, इस वजह से, वरना आप कंपास से ऐसे करके यहाँ से आप डिस्टेंस बिल्कुल बराबर मेजर कर लोगे, जितना भी ले रहे होगे। मैंने बताया ना, यहाँ से 16 बॉक्सेस लेने हैं, तभी आपका 80 पिक्सल बनेगा। उस 60 बॉक्सेस को ऐसे लेके आप ऐसे करके कंपास से ड्रॉ कर दोगे अपने, ठीक है। तो मेरा एक सर्कल बन गया है ना। और इस सर्कल के कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेता हूँ मैं, वैसे कितना बताया था, एक्स पे 100 था और 150 वाई पे था, है ना, एक्स वाई। इसी तरीके से इसके आगे ना एक और सर्कल ड्रॉ करने के लिए कह रहा है, अनदर सर्कल सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस, जिसका रेडियस कितना लेना है, 100 पिक्सल का लेना है, ठीक है। तो 100 पिक्सल का लेना है। उसके कोऑर्डिनेट्स, किस कोऑर्डिनेट्स पे सेंटर बनेगा ये भी देख लेता हूँ। इज ड्रॉन विथ इट्स सेंटर एट दी पॉइंट, इस पॉइंट पे इसका कोऑर्डिनेट सेंटर बनेगा, यानी कि बी पे 250 पे एक्स रहेगा, 230 पे वाई रहेगा। तो पहले मैं इसका सेंटर ही बना लेता हूँ, है ना। 200 पे 250, यानी कि 250 मेरा यहाँ पे आएगा, और 250 के बाद 230 कितना आएगा मेरा, 200 तो यहाँ तक आ ही गया है ना। और एक बॉक्स में एक पिक्सल मेरा कितना है, एक पिक्सल मेरा है, एक बॉक्स मेरा है 5 पिक्सल, तो मुझे 30 चाहिए, यानी कि 5 को 30 बनाने के लिए इंटू करूँगा 6 से, यानी कि 1 को भी इंटू करना पड़ेगा 6 से, यानी कि मुझे यहाँ पे 6 लाइनें लेनी पड़ेंगी। तो 5 तो यहाँ तक आ गई, 6 मेरी यहाँ तक आ जाएगी लाइन। तो कहीं यहाँ से, और पहले क्या ले रहा था 200, एक्स की वैल्यू क्या दे रखी थी मुझे 250, एक्स की वैल्यू दे रही मेरी 250 यहाँ आएगा, और वाई की वैल्यू मेरी आएगी 230। तो दोनों को मैं जब पास में ले जाऊँगा तो दोनों कहीं यहाँ पे जाके मिलेंगे, है ना। और यहाँ पे जाके कितने हो जाएंगे, एक्स की वैल्यू 200 है और वाई की वैल्यू 213 है, एक्स और वाई, ठीक है। अब इस पर मुझे ड्रॉ करना है अपना सर्कल। अब सर्कल का मुझे पिक्सल कितना लेना है, पिक्सल यानी कि रेडियस 100 का लेना है, ठीक है। तो मैं ऐसे करके अब कंपास जब अपना रखूँगा पेंसिल, उसमें अपना डिस्टेंस कैसे नापूंगा, ऐसे। यहाँ पे कितना भी मेरा पिक्सल है 5 है, 5 को मुझे कितना बनाना है, 100 बनाना है। तो मैं किससे इंटू करूँगा, 20 से इंटू करूँगा ना, तो मेरा 100 बन जाएगा। तो इधर भी मुझे 20 से इंटू करना पड़ेगा 20 लाइन से लेने के लिए। तो मैं इधर से इंटू करूँगा तो 20 इंटू करूँगा तो 20 आएगा, और 20 लाइन सब मैं कैसे लूँगा, ये पूरी लाइन 20 ही सी तो थी, 100 पिक्सल का ही तो था, ये देखो ये पूरा इतना, कहीं ना कहीं 2 बॉक्सेस के बराबर में लूँगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं अपना कंपास को यहाँ रखूँगा, तो 2 बॉक्सेस मेरे लगभग यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब आप कंपास से आप तो ड्रॉ कर दोगे, है ना, मुझे थोड़ा ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा,
इसको ड्रॉ करने के बाद इसका सर्कल कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। थोड़ा सर्कल हो सकता है गलत बन गया हो मेरा, लेकिन कुछ इसी तरीके का बनेगा, ठीक है, आपका भी। अब मैंने जितना क्वेश्चन में कह रहा था वो क्वेश्चन में मैंने काम कर लिया। अब इसके आगे क्वेश्चन में मेरे से क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वो मेरे को देखना है मेन चीज, ठीक है। क्वेश्चन इसके आगे मेरे से पूछ रहा है, पहला पार्ट क्या पूछ रहा है, वेदर एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन, क्या कोई भी पार्ट जो सर्कल का है जो लाई कर रहा है आउटसाइड दी स्क्रीन, स्क्रीन हमारी ये है, कोई भी पार्ट जो सर्कल का है क्या स्क्रीन के बाहर जा रहा है, नहीं स्क्रीन के बाहर तो नहीं जा रहा, तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, नो, कोई भी पार्ट स्क्रीन के बाहर नहीं जा रहा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेदर दी टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मिल रहे हैं, तो हाँ कर रहे हैं, एक तो यहीं पर भी मिल रहे हैं यहाँ पर भी मिल रहे हैं ना, तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बस यही पूछा है हमको, और कुछ नहीं पूछा कहाँ कर रहे हैं कितनी बार कर रहे हैं, बस ये पूछा है कि दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो यस कर रहे हैं इंटरसेक्ट। देखो ये पूरा इंटरसेक्शन का एरिया भी आ गया अंदर का, है ना, पूरा इंटरसेक्शन कर रहा है, तो पहले वाले का आंसर हो जाएगा नो और दूसरे वाले का आंसर हो जाएगा यस। इसको मैं लिख के भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखो पहला वाला क्वेश्चन ये पूछ रहा था ना कि वो पार्ट बाहर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो उसका आंसर हो गया नो, कोई भी सर्कल हमारे स्क्रीन के बाहर लाई नहीं कर रहा, तो मैंने लिख दिया नो एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल डज नॉट लाई आउटसाइड द स्क्रीन। अब सेकंड वाला भी बता देते हैं जो कह रहा है इंटरसेक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसको भी लिख दिया। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा था ना इंटरसेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा, तो इंटरसेक्ट तो कर ही रहा है हमारे यहाँ पे कर रहा है, बस ये पूछा कर रहा है कि नहीं कर रहा, वही मैंने लिख दिया यस टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, वैसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है आपके जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड से, फिर भी मैं करवा दे रहा हूँ। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन है देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, प्लॉट दी पॉइंट, हमको प्लॉट करने हैं, पॉइंट्स हमको दे रखे हैं a2, 1 b -1, 2 c -2, -1 और d1, -2, हमको इनको ग्राफ में प्लॉट करना है। अभी मैं प्लॉट कर लूँगा, ठीक है। इन दी कोऑर्डिनेट प्लेन में इज ABCD, जो ABCD है जब हम इनको लाइनों को मिलाएंगे तो ये क्या कोई स्क्वायर बन रहा है, अभी हम मिला के देखेंगे ग्राफ में बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना, क्या ये स्क्वायर बन रहा है, कैन यू एक्सप्लेन वाई, अगर स्क्वायर बन रहा है तो क्यों बन रहा है, नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है, ये भी बताना है हमको, है ना। वट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, जो स्क्वायर निकलेगा उसका एरिया क्या होगा, एरिया भी निकालना मैं आपको अभी बताऊंगा, है ना। स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड, या साइड का स्क्वायर सेम ही बात है ना। तो अब मैं इसको जो फिगर कह रहा है ना पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट पे बनाने के लिए कह रहा है और उनको मैच करने के लिए कह रहा है वो बना देता हूँ मैं, ठीक है। ये देखो ग्राफ हमको दे रखा है, इस ग्राफ में मैं y डैश x, यहाँ पे x डैश मैंने कर रखा है। अब जो जो मेरे से पॉइंट्स कह रहा है ना वो पॉइंट्स को मैं बना लेता हूँ। ए पॉइंट पर क्या कह रहा है 2, 1, 2 हमारा x एक्सिस पे है, y हमारा y एक्सिस पे है, तो 2 और 1 को मैं बना लेता हूँ। 2 यहाँ पे आएगा मेरा और 1 यहाँ पे आएगा, तो एक मेरा ये बन गया, ये मेरा क्या है a है, ये मेरा क्या दे रखा है 2, 1 जो कि मेरा x है और यहाँ पे मेरा y है। इसी तरीके से अगला मेरा b क्या कह रहा है -1, 2 -1, 2 यानी कि -1 मेरा x का इधर आएगा और 2 मेरा इधर आएगा, तो दोनों यहाँ पे कहीं मिलेंगे। b का कोऑर्डिनेट बनेगा b, इसके कोऑर्डिनेट से नहीं लिख रहा वो आप समझ जाओ, एक ही बार लिख दिया नहीं तो बहुत रश हो जाएगा, कुछ कुछ टाइप हो जाएगा। और c हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं -2, -1 यानी कि -2 हमारा x है, -1 हमारा y है, क्योंकि पहला वाला हमारा x होता है दूसरा वाला हमारा y होता है हमेशा, ठीक है। c तो -2 x पे -2 ये रहा और y पे -1, y पे -1 ये रहा, दोनों को हम मिला देंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा क्या है c। इसी तरीके से हमारा d दे रखा है 1 और -2 यानी कि 1 यहाँ पर और -2 यहाँ पर, दोनों को हम मिला देंगे तो यहाँ ये हमारा d। अब हम उनको मिलाने के लिए भी तो क्या रहता है, अब हम इनको मिला देते हैं। सबसे पहले a हमने बनाया था तो a को हम b से मिलाएंगे, फिर b को c से मिलाएंगे, c को d से मिलाएंगे और d को हम a से मिलाएंगे। अब मेरा जो ये बन रहा है ना ये अभी मुझे मैं बता नहीं सकता कि स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर की दो कंडीशंस होती हैं। दो कंडीशंस क्या होती हैं, उसकी चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए और उसके जो डायगोनल्स है ना अंदर के ये वाले डायगोनल्स सी से लेकर ए तक के और बी से लेकर डी तक के ये डायगोनल्स भी इक्वल होनी चाहिए, तभी इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर को अब मुझे प्रूव करने के लिए मैं क्या करूँगा, चारों साइड का
डिस्टेंस निकाल दूंगा, ए बी का डिस्टेंस निकाल लूंगा, बी सी का डिस्टेंस निकाल दूंगा, सी डी का डिस्टेंस निकाल दूंगा, डी ए का डिस्टेंस निकाल दूंगा। इन चारों के अगर डिस्टेंस बराबर आ गए और साथ ही में डायगोनल का भी डिस्टेंस निकाल दूंगा, बी और डी का और सी और ए का, इन दोनों का भी डिस्टेंस निकाल दूंगा। अगर सारे साइड्स के अपने सारे डिस्टेंस बराबर आ गए और दोनों डायगोनल्स के डिस्टेंस आपस में बराबर आ गए तो ये स्क्वायर होगा। चलिए मैं डिस्टेंस निकालता हूँ। डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूले से निकलेगा और जो कि आपने पहले भी निकाल रखा है, तो इस क्वेश्चन को तो आप खुद भी कर सकते हो, वैसे फिर भी मैं करवा देता हूँ। तो स्क्वायर के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल्स होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस निकाल देता हूँ ए और बी का, ठीक है। और ए और बी का चलिए मैं इन सब के ना बी सी और डी इन सब के कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेता हूँ। नहीं, यहाँ पे नहीं लिखता, यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन में से देख के मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं अपने कोऑर्डिनेट्स, ताकि मुझे बार बार बुक्स में ना देखना पड़े। चलिए सबसे पहले मैं डिस्टेंस निकाल देता हूँ ए और बी का। ए और बी का डिस्टेंस निकालने के लिए मैं ए का कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा 2,1 और बी के कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा -1,2। और यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला मेरा क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला भी एक बार लिखूंगा बस मैं, x2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x2 मेरा क्या है, गलती ना हो तो मैं इसके ऊपर ऐसे लिख लूँगा, आप भी लिख लिया करो ताकि गलती ना हो, ठीक है। और d डिस्टेंस मुझे किसका निकालना है, ए और बी का, यानी कि ए और बी इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 मेरा क्या है -1 माइनस x1 मेरा क्या है 2, इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर, प्लस y2 मेरा क्या है 2 माइनस y1 मेरा क्या है 1, इस पूरे का होल स्क्वायर। इसको अगली लाइन में लिखेंगे -1 और -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 1 गया 1 का होल स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस को 2 बार इंटू होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए 1 का होल स्क्वायर 1 होता है √10 यूनिट्स। यानी कि वो ए बी का डिस्टेंस कितना आ गया √10। इसी तरीके से अब बी और सी का डिस्टेंस निकाल देंगे, ठीक है। बी और सी का डिस्टेंस निकाल देंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे बी के हम बी -1 और एंड सी। डिस्टेंस फार्मूला मैं बार बार नहीं लिखूंगा, यहाँ पे डायरेक्ट ये लिख दूंगा ताकि आप गलती ना करो, आप भी लिख लिया करो। डिस्टेंस फार्मूला मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है, इसी में मैं पुट कर दूंगा किसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं, बी और सी का √x2 - 2 ये माइनस का 1 होल स्क्वायर प्लस y2 - 1 -2 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ये -2 तो सेम ऐसा ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -3 होल स्क्वायर। अगले स्टेप में ये माइनस साइन बढ़ा है तो माइनस आएगा और होगा भी माइनस, यानी कि -1 का होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर होगा तो क्या होगा -9 -3 का होल स्क्वायर 9 आएगा इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर 1 आएगा प्लस 9 इज इक्वल टू 10 √10 यूनिट्स। यानी कि ये भी अभी तक √10 आया है, यानी कि ये डिस्टेंस में बी और सी का √10 आया है। इसी तरीके से अब बी और डी का डिस्टेंस निकाल देंगे, सेम ऐसे आप थोड़ा जल्दी जल्दी में करता हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो जाए क्वेश्चन कंप्लीट। किसका डिस्टेंस, सी और डी का। सी के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हमने और डी के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। इसमें x1 y1 x2 y2, सी और डी का डिस्टेंस x2 1 -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस ये वाला -1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस का 2 होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट पूरा यहाँ तक रहता है। 1 + 2 करेंगे तो 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 1 करेंगे तो -1 का होल स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर 9 होगा प्लस -1 का होल स्क्वायर 1 होगा √10। अभी ये भी √10 है, ठीक। ये यूनिट्स लिखा है मैंने इसके आगे, ये भी कितना आ गया हमारा √10 अभी तक, ठीक है। अब हम किसका डिस्टेंस निकालेंगे, डी और ए का। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं वो मैं देख लेता हूँ, 1
कॉमा -2 और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं 2,1 x1 y1 x2 y2 डी और ए इज इक्वल टू अंडर रूट x2 कितना है 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 कितना है 1 -2 का होल स्क्वायर, ये पूरे का होल स्क्वायर होगा, सॉरी पूरे का होल स्क्वायर जैसे अभी तक करते आ रहे हैं ना वैसे। 2 में से बन गया 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इस पूरे का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 2 3 का होल स्क्वायर 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट 10 यूनिट्स। ये भी हमारा कितना आ गया डी और ए का डिस्टेंस अंडर रूट 10। तो जो हमारी कंडीशन थी ना इसमें से हमारी पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई, ऑल साइड्स आर इक्वल, पर दूसरी कंडीशन भी तो फुलफिल होनी चाहिए जब भी हम बोलेंगे कि ये स्क्वायर है, क्योंकि अगर चारों साइड्स इक्वल हो रही है डायगोनल इक्वल नहीं हो रहा है तो आपका ये रोम्बस भी हो सकता है। रोम्बस की कंडीशन क्या होती है चारों साइड्स इक्वल होती हैं, उसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, ठीक है। तो स्क्वायर के लिए मुझे इसके डायगोनल्स भी इक्वल दिखाने पड़ेंगे जब ये इक्वल माना जाएगा, ठीक है। तो अब मैं चलो इसके डायगोनल्स का भी डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। डायगोनल के डिस्टेंस में मैं सबसे पहले कौन सा डिस्टेंस निकाल दूंगा ए और सी का, ये वाला डायगोनल है ना मेरा, ए और सी का डिस्टेंस मैं निकाल लेता हूँ सबसे पहले। ए एंड सी, सी का कोऑर्डिनेट दे रखे हैं मेरे -2 -1 -2 -1 x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला मेरे को पता ही है, ए और सी का डिस्टेंस मैं निकाल रहा हूँ। थोड़ा सा आप देखो बिना फॉर्मूले के भी करना सीखो। x2 -x1 होता है ना, तो x2 मेरा ये रहा -x1 ये होता है इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 मेरा ये रहा -y1 ये रहा इसका भी होल स्क्वायर। बिना फॉर्मूले के भी करना सीखो, एक बार बस लिखो फॉर्मूला, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट से जब हम इसको निकालेंगे तो 4 का होल स्क्वायर 16 होगा प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 होगा इक्वल टू अंडर रूट 20 यूनिट्स। यानी कि हमारा एक डायगोनल का डिस्टेंस कितना आया अंडर रूट 20, यानी कि ए और सी जो हमारा था इसका डिस्टेंस आया अंडर रूट 20, ये पूरे का डिस्टेंस अंडर रूट 20। अगर हमारा बी और डी भी अंडर रूट 20 आ गया तो दोनों डायगोनल्स इक्वल है तो ये स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम डिस्टेंस किसका निकालेंगे अपना बी और डी वाले डायगोनल्स का, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, शायद यहाँ पे क्लियर आएगा, है ना। बी और डी का हम निकालेंगे डिस्टेंस किसका बी के हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं -1 और 2 -1 और 2 बी एंड डी। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 -2, गलती ना हो तो हम ये लिख लेते हैं, ये तो अब आप खुद ही वैसे निकाल लो, बी और डी का निकाल रहा हूँ है ना। अंडर रूट में 1 में से माइनस करूँगा -1 इस पूरे का होल स्क्वायर होगा -2 करूँगा इस पूरे का होल स्क्वायर होगा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इस पूरे का होल स्क्वायर होगा प्लस -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये पॉजिटिव में हो जाएगा 16। अगले स्टेप में 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 16 इजिकल टू 20, तो कितना आ गया हमारा 20 यूनिट्स। अब आप खुद सोचो ये वाला हमारा, ये वाला भी मेरा जो है बी और डी वाला डायगोनल में मेरा अंडर रूट 20 आ गया, यानी कि मेरे दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल हो गए, चारों साइड्स इक्वल हो गई। तो जो कंडीशन मैंने बोली थी स्टार्टिंग में ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई, तो ये क्या प्रूफ हो गया कि ये एक स्क्वायर है। अब इसको लैंग्वेज में लिख देना है, वो मैं भी लिख के बता देता हूँ कैसे, चलो आपके साथ में लिख देता हूँ। ए बी जो आपका ए बी बी सी सी डी और ये सारी साइड्स इक्वल होगी तो उसी साइड्स को मैं लिख दूंगा ए बी बी सी इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, ये सारी साइड्स इक्वल होगी जो कि हमारा है अंडर रूट 10 यूनिट्स। और साथ में अब डायगोनल्स का भी बता देता हूँ, डायगोनल्स ए सी, एक डायगोनल हमारा ए सी ये वाला है और दूसरा डायगोनल हमारा ये वाला है, दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल आ गए। डायगोनल शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूँ बी और डी, बी डी हमारा डायगोनल ये है, ये भी हमारा इक्वल आ गया अंडर रूट 20 यूनिट। तो हमारा
तो हमारा ये क्या हो जाएगा, डायगोनल्स और हमारी साइड्स दोनों इक्वल हो गई, तो हमारा ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो राइटिंग खराब है पर आपको समझ तो आ रहा है ना, आप अच्छे से लिख लेना अपने में राइटिंग। तो ए बी सी डी मेरा प्रूव हो गया कि एक स्क्वायर है। अब देखते हैं इसमें और क्या कह रहा था क्वेश्चन में। आगे आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि कैन यू एक्सप्लेन वाई। वाई एक्सप्लेन मैंने बता तो दिया इसको, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल हैं इसकी और दोनों डायगोनल्स भी इक्वल हैं, इस वजह से व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम इनका, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का। सबसे पहले तो आप ये बताऊं, यहाँ पे अब मैं निकाल रहा हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है मेरा साइड का होल स्क्वायर। ये तो आप सभी को पता है। और मेरी साइड क्या दे रखी है, कोई भी एक साइड √10 दे रखी है ना, तो √10 यूनिट, पूरा लिखो यूनिट, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, फिर अगले स्टेप में क्या हुआ, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 10 हो गया, और यूनिट पे स्क्वायर लग जाएगा तो यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा। पर यूनिट के स्क्वायर को हम ऐसे लगा के करते नहीं है, कोई हमारे पास नंबर वाली वैल्यू होती है उसको तो हम स्क्वायर लगा लेते हैं, पर हमारे पास कोई चीज़ लिखी हुई है ना उसको हम स्क्वायर नहीं लगाते हैं, हम उसको स्क्वायर ऐसे करके सामने लिख देते हैं। ठीक है, स्क्वायर हम इसको स्टार्टिंग में लिख देंगे और उसके आगे लिख देंगे यूनिट, स्क्वायर यूनिट। तो हमारा ये क्या आ गया, इसका एरिया आ गया आंसर। ये वाली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। बस आपसे यही बोलूँगा, अगर आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ आया हो ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपने पूरा चैप्टर देखा है ना तो ही सब्सक्राइब करना, और आपको अच्छा लगा हो तो, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ना। सब्सक्राइबर जब हमारा 1 बढ़ता है 2 बढ़ता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने पूरा चैप्टर देखा है तो। ठीक है, अब से मैंने सोचा लास्ट में ना मैं आपको एक क्वेश्चन भी देकर जाया करूँगा हमेशा, जिस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर ना कमेंट बॉक्स में बताया करोगे। तो हमारा आज का क्वेश्चन ना ये है, ये इस बार मैं आपको समझा देता हूँ कि मैंने कैसे आपको ऑप्शन इसका देना है आपको कमेंट में। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिख के दिया करूँगा, कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, और फाइंड करने के लिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा, और ये आपके 4 ऑप्शन दिया करूँगा। इस तरीके की मैं 4 ऑप्शन दूंगा आपको, इसका आंसर जो भी निकल के आता है ना x1 का, मान लो x1 का आंसर निकल के 8 आ जाता है ना, अगर 8 आंसर आ जाता है निकल के, तो आपको कमेंट बॉक्स में करना है बढ़िया एक्सप्लेनेशन। तो जिसका बढ़िया एक्सप्लेनेशन होगा उसको मैं लाइक करूँगा और उस पर कमेंट करूँगा। ठीक है, जो सही आंसर देगा। ठीक है, ऑप्शन अगली बार से मैं समझाऊंगा नहीं, इसी बार में समझा रहा हूँ लास्ट वाला। ठीक है, कि अगर आपका आंसर मान लो 2 आ जाता है ना, एक्स की वैल्यू 2 आ जाती है तो आपको कमेंट करना है बढ़िया सर। अगर आपका आंसर 4 आ जाता है तो आपको कमेंट करना है नाइस सर। ठीक है, बाकी अगर आपका आंसर जैसे 8 आ जाता है तो आपको करना है बढ़िया एक्सप्लेनेशन। मैं समझ जाऊंगा इसका मतलब आंसर 8 है, और आपको कमेंट को लाइक भी करूंगा और कमेंट भी करूंगा आपको। ओके, थैंक यू। और अगर आपको पूरा चैप्टर आपने देखा है, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे मोटिवेशन होता है। थैंक यू, मिलते हैं हम अपने सेकंड चैप्टर में।